इधर पे भी एमजी का जरूरत नहीं था, मुझे पता है कि एमजी और सेंटर वो 90 डिग्री में है, कभी आएगा ही नहीं। बट इधर पे भी मैंने दिखाया कि एमजी का जरूरत है इधर पे, क्यों? क्योंकि कुछ एंगल बनने के बाद इधर टेंशन टी इधर लग रहा है, एमजी इधर लग रहा है, एमजी का एक कंपोनेंट आ रहा है जो टी को अपोज कर रहा है, दैट इज टी माइनस एमजी कॉस थीटा इस बार आ जाएगा सेंटर की तरफ फोर्स। सेंटर वाला फोर्स अगर इस बार देखोगे ना तो इधर पे एफ सी टी नहीं होगा, टी माइनस एम जी साइन थीटा। ऐसे करके मैं बहुत सारा एग्जांपल दे सकता हूँ, वो हम लोग डायनामिक्स में कर लेंगे, ठीक है। टी माइनस एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा नहीं सॉरी कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा सेंटर की तरफ, सेंटर का ऑपोजिट लग रहा है, तो ये इसको क्या करेंगे, डी एक्सेलरेट करेंगे ना, तो इसलिए टी माइनस ये लेना पड़ेगा एम जी कॉस। तो बच्चों आज लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन के बारे में, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का हम लोग सब पॉइंट को धीमे धीमे समझ के हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर तक अगर तुम देखोगे तो मैंने सर्कुलर मोशन को समझा दिया था। सर्कुलर मोशन का जो तुम्हारा एक्चुअली एक बिगर जो वर्जन होता है उसको मैंने समझा दिया था, और बिगर वर्जन का एक स्पेशल कंडीशन होता है तुम्हारा सर्कुलर मोशन। तो आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि जब पोजीशन वेक्टर, दैट इज अभी के लिए तुम्हारा हो जाएगा रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर, जब 90 डिग्री में रहेगा तभी सर्कुलर मोशन होता है। अगर कुछ अलग एंगल में रहता है तो सर्कुलर मोशन नहीं होता है, तब 2 डायमेंशनल मोशन होता है। 2 डायमेंशनल मोशन का जो एक स्पेशल कंडीशन है वो सर्कुलर मोशन है। तो लास्ट लेक्चर अगर देख के आओगे तो तुम्हें पता चलेगा। लास्ट लेक्चर में मैंने काइनेमेटिक्स से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था उसको मैंने करवाया, और इधर से आज भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। पीवाईक्यू में भी कुछ क्वेश्चंस आया था, उसको भी सॉल्व करेंगे। आज हम लोग पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे सर्कुलर मोशन का, मतलब यूसीएम और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग पीवाईक्यू करना स्टार्ट कर देंगे, और नेक्स्ट लेक्चर भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, डायनामिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और एक टॉपिक रह जाएगा दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी टॉपिक्स है सब कुछ हम लोग कवर कर रहे हैं, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस पढ़ना है, रिवीजन करना है, और कोई भी अगर स्टैंडर्ड बुक है तुम्हारे पास उसको सॉल्व करना है। कुछ भी डाउट आया तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर, जहां पे सबसे पहले 2 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, लास्ट लेक्चर से जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हुए हम लोग ये सब अभी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 24 में आया था, देखो ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंड ओमेगा 3 बी द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकंड हैंड, ठीक है। मतलब हमारे पास इधर पे ये बता रहा है कि हमारे पास क्लॉक है, हमारे पास क्या है, क्लॉक है, ठीक है। हमारे पास क्या है, अभी एक क्लॉक है, सोचो, ठीक है। इस क्लॉक में हमारे पास क्या क्या हो सकता है, सेकंड हैंड हो सकता है, ठीक है, और मिनट हैंड हो सकता है, और आवर हैंड हो सकता है। तो मैंने इसको आवर हैंड सोच लिया, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास क्या हो सकता है, मिनट हैंड हो सकता है। तो लेट्स से ये मिनट हैंड हो गया, ठीक है। थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, उल्टा बना रहा हूं, और सेकंड हैंड को और छोटा बना रहा हूं, सेकंड हैंड को और छोटा बना रहा हूं सिर्फ समझने के लिए। ये मिनट हैंड हो गया और ये आवर हैंड हो गया, ठीक है। अभी ये बात है, इधर पे ये बताया गया है कि अगर 1 मिनट हुआ है, देख लो, पढ़ लो, ए स्मूथली रनिंग एनालॉग क्लॉक रेस्पेक्टिवली, मतलब तुम्हें ये एनालॉग क्लॉक बताया क्योंकि कोई लोग ज्यादा दिमाग लगाएंगे और डिजिटल सोचेंगे तो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए एनालॉग बता के दिया है, इफ x1 x2 एंड x3 आर द रेस्पेक्टिव एंगुलर डिस्टेंसेस इन 1 मिनट, मतलब तुम्हें यह बताया गया है कि ये अगर 1 मिनट हुआ, ठीक है, हमारे पास अगर 1 मिनट टाइम हुआ, जैसे कि ये लेट्स से 12 है, 12 से 12.1 मतलब 1 मिनट हुआ है, तो आवर एंड देखो सिर्फ इतना ही मूव होगा, सिर्फ इतना, 1 मिनट, ये भी ज्यादा हो गया बहुत, ठीक है, बहुत कम मूव होगा। ऐसे दिखा देता हूं, इधर से लेट्स से इधर तक ही आया है, ठीक है, देखो कितना कम मूव हुआ है, ठीक है। अच्छा, लेकिन मिनट अगर देखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि 1 मिनट हुआ है, 1 मिनट मतलब इतना हो जाएगा लेट्स से, ठीक है। ये 1 मिनट इतना मूव हुआ है, ये थोड़ा सा ज्यादा इससे। और सेकंड हैंड अगर देखोगे तो पूरा एक बार घूम जाएगा वो, क्योंकि उसको पूरा घूम के लेट्स से इधर पे आना है, ठीक है। लेट्स से इधर से स्टार्ट हुआ है तो 1 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड, मतलब पूरा घूम के फिर से इधर ही आना पड़ेगा उसको, तो जाके 1 मिनट होगा ना। अच्छा, तो ये कितना घुमा, तो ये बता के दिया है कि ये x1 घुमा, मतलब ये हो गया तुम्हारा θ1 का वैल्यू। ये कितना घुमा, तो ये θ2 का वैल्यू हमें बताया गया है x2। और ये कितना घुमा, देखो ये पूरा घूम गया ना, ये कितना घुमा, तो ये बताया गया है θ3, दैट इज x3 घूम गया,
ठीक है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए देन द फैक्टर व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट के इज, कौन सा फैक्टर कांस्टेंट है। तो तुम्हें ये पता चल रहा है कि टाइम तो, अगर तुम देखोगे टाइम जो है ना वही कांस्टेंट है। टाइम कितना है, टाइम है 1 मिनट, ठीक है। तीनों ही अगर मोशन के लिए देखोगे ना, टाइम कितना है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। और तुम्हें पता चल रहा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। देखो सेम टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। देखो ये कम घुमा मतलब इसका ओमेगा क्या होगा, सबसे कम होगा। ये थोड़ा ज्यादा घुमा तो ये ओमेगा 2 उससे तो ज्यादा ही होगा। और ये पूरा घूम गया मतलब इसका ओमेगा बहुत ज्यादा होगा, ओमेगा 3 बहुत ज्यादा होगा। समझ आ रहा है ना। तो यही बताया गया है कि सबका एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, और बताया गया है कि टाइम इधर पे 60 सेकंड है। तीनों ही हैंड के लिए, मतलब आवर हैंड, मिनट हैंड या तो सेकंड हैंड, तीनों हैंड के लिए अगर तुम देखोगे तो टाइम तो कांस्टेंट ही है। तो टाइम अगर कांस्टेंट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम के जगह में हम लोग क्या डिस्प्लेसमेंट ये बिठा सकते हैं क्या। यस, कैसे सर, हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, आपने सिखाया था। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी आपने सिखाया था, ठीक है। तो इधर से टाइम तो सेम है ना, तो टाइम इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं थीटा बाई ओमेगा, ठीक है। तो T1 जो भी आएगा, लेट्स से आवर एंड के लिए थीटा की जगह में क्या लिखोगे, थीटा वन कितना है x1 बाई उसका ओमेगा कितना है ओमेगा 1। उसी तरह जब T2 लिखोगे तो आएगा x2 डिवाइडेड बाई ओमेगा 2। T2 मतलब मिनट हैंड के लिए था। और T3 अगर लिखोगे तो x3 डिवाइडेड बाई ओमेगा 3, ठीक है। ऐसा कुछ आ जाएगा। अभी हमें पता है कि टाइम तो सबका सेम होना चाहिए, तो सबको इक्वल कर दो, ठीक है। टाइम तो सबका सेम होना चाहिए, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। टाइम तो तीनों ही हैंड के लिए सेम है, तो मैंने इधर पे सेम कर दिया। अच्छा, लेकिन ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन में देखो ये नहीं है, ऑप्शन में देखो ये नहीं है, बट उसका क्या है, रेसिप्रोकल है, तो इसको रेसिप्रोकल कर लो। ओमेगा 1 बाई x1 प्लस इक्वल टू, सॉरी, ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई x2 इज इक्वल टू ओमेगा 3 डिवाइडेड बाई x3, ठीक है। और ये सम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। लेट्स से के इज कांस्टेंट, दैट इज टाइम। टाइम नहीं एक्चुअली 1 बाई टाइम हो जाएगा, ये उल्टा आएगा ना। तो ये था तुम्हारा आंसर। आई होप तुम्हें समझ आ गया कि टाइम तो सर तीनों ही क्लॉक के लिए अगर टाइम देखोगे तो तीनों ही क्लॉक के लिए टाइम सेम है। तीनों ही क्लॉक के लिए क्या होगा, हमारे पास टाइम सेम होगा। इसलिए मैंने क्या किया, टाइम निकाल लिया। इसलिए मैंने क्या किया, टाइम निकाल लिया और टाइम को हम लोग ने इक्वेट कर दिया, ठीक है। और टाइम निकालने के लिए अभी थीटा और ओमेगा में क्या वो है, क्योंकि थीटा और ओमेगा दिया हुआ है ना, तो थीटा और ओमेगा में क्या रिलेशन है। तो हमें पता है कि ओमेगा इजिकल टू क्या होता है, हमें पता है ओमेगा इजिकल टू होता है, ओमेगा इजिकल टू थीटा बाई टाइम होता है। तो इधर से टाइम का इक्वेशन निकालो, और टाइम का इक्वेशन निकाल के क्या कर दो, बस तुम्हें इधर पे पुट करना है, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, इतना टफ नहीं है। चलो आगे, और एक क्वेश्चन है हमारे पास। इट इज दिस क्वेश्चन, इसमें क्या बता रहा है देखो तो, टू पार्टिकल हैविंग मास m and m are moving in a circular path having radius r and r. If their time period are same, then ratio of angular velocity will be, रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हमें चाहिए टाइम पीरियड अगर सेम है। चलो देखते हैं कि ये है हमारे पास, एक है, ठीक है, और एक ये भी है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि दो पार्टिकल है ना, टू पार्टिकल m एंड m। तो हमारे पास एक है m और लेट्स से दूसरा है स्मॉल m, आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस r एंड r इफ देयर टाइम पीरियड आर सेम। देखो ये सेंटर हो गया, ये बात है कि ये r है और ये लेट्स से ये स्मॉल r है, कैपिटल R स्मॉल r। तो हमें ये बताया गया कि टाइम पीरियड सेम है। टाइम पीरियड अगर सेम होगा, टाइम पीरियड सेम मतलब क्या हो गया, टाइम पीरियड को सेम करते, चलो पहले वो समझ कि टाइम पीरियड को सेम करने से हमें क्या मिल रहा है। टाइम पीरियड होता क्या है, तो टाइम पीरियड और ओमेगा का अगर रिलेशन डायरेक्ट देखोगे तो 2 पाई बाई ओमेगा होता है, ये तो डायरेक्ट तुम्हें पता है, ठीक है, हमने प्रूफ भी किया था। टाइम पीरियड अगर देखोगे तो डायरेक्ट 2 पाई बाई ओमेगा तुम लिख सकते हो, या तो ओमेगा इजिकल टू 2 पाई बाई टाइम पीरियड लिख सकते हो, तुम्हारा मर्जी, जैसे भी तुमने सीखा होगा, ठीक है। तो टी इजिकल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये हमें पता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो टाइम पीरियड के जगह में हम क्या यूज कर सकते हैं ऐसा,
हमें चाहिए तुम्हारा इफ देयर टाइम पीरियड आर सेम देन रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। देखो टाइम पीरियड तो इतना है, रेशियो ऑफ ओमेगा चाहिए हमें, टाइम पीरियड सेम है, तो इधर से ही अगर ओमेगा निकाल लोगे ना तो ही तुम्हारा आंसर आ जाता है कि इधर से अगर ओमेगा निकालोगे तो 2 पाई/टी आ रहा है। ठीक है, ओमेगा किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पीरियड पे डिपेंड कर रहा है। क्या मास पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। क्या स्पीड पे डिपेंड कर रहा है इधर पे? तो आंसर इज नो। ठीक है, तो ये जो आ जाएगा ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तुम बोल सकते हो टाइम पीरियड, बट टाइम पीरियड तो दोनों ही केस में तुम्हारा क्या है? सेम है। टाइम पीरियड अगर सेम है तो हम ये बता सकते हैं कि ओमेगा 1/ओमेगा 2 का रेशियो अगर हमें चाहिए तो 1 आ जाएगा। मतलब दोनों का ही ओमेगा सेम है, यही हमें इधर पे बताना है। अगर टाइम पीरियड सेम है तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? सेम आ जाएगा। तो आंसर इज 1:1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ओमेगा दोनों का सेम ही आ जाएगा क्योंकि टाइम पीरियड बराबर। ओमेगा किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पीरियड पे डिपेंड कर रहा है। तुम इसको ऐसे भी, कोई कोई इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता है कि हमें पता है कि टाइम पीरियड इक्वल टू होता है, और हमें पता है टाइम पीरियड जो होता है वो पूरा डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाई स्पीड, ये लोग बोलते हैं। तो ऐसे करेंगे, देखो ये डिस्टेंस को लिखेंगे 2 पाई। देखो सबसे पहला वाला के लिए रेडियस आर है और लेट्स से स्पीड लिखेंगे v1। ठीक है, बट टाइम पीरियड तो सेम है, तो दूसरा इसके लिए लिखेंगे 2 पाई/r और ये लिखेंगे v2। अभी टाइम तो सेम है, दोनों को इक्वल करेंगे। टाइम तो सेम है, दोनों को इक्वल करेंगे। 2 पाई/r/v2 इज इक्वल टू क्या करेंगे? 2 पाई/r/v1। तो इधर से अभी देखेंगे कि 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, और इधर से देखेंगे v1/v2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? v1/v2 इज इक्वल टू आ जाएगा r/r आ जाएगा। ठीक है, फिर ये लोग क्या करेंगे कि v के जगह में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? v1 के जगह में, देखो v1 के जगह में हम क्या पुट कर सकते हैं? क्योंकि हमें ओमेगा 1, v1 के जगह में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? हमें ओमेगा 1/ओमेगा 2 चाहिए, तो v1 को हम लोग लिख सकते हैं ना ओमेगा r मतलब उसका जो भी r होगा, दैट इज कैपिटल R है इसके लिए, v1 मतलब कैपिटल R इसके लिए ना। ऐसे मान लिया कि इसका भी वेलोसिटी कितना है? v1 है, और ऐसे मान लिया कि इसका वेलोसिटी कितना है? v2 है। तो इधर से क्या तुम v1 इज इक्वल टू ये ओमेगा 1 का रेशियो तो चाहिए ना, इसलिए ओमेगा 1 लिखा, और ये रेडियस हो जाएगा r, और ये क्या लिखोगे? ओमेगा 2, और इसका रेडियस हो जाएगा r। तो इसके जैसा ही हमने इधर पे r बिठा दिया, और क्योंकि ये r/r आया है, देखो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो ओमेगा 1/ओमेगा 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, कैसे भी तुम सोच लो, आंसर तो यही आने वाला है। ठीक है, ऐसे भी तुम सोच सकते हो, बट इसमें थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा है। और डायरेक्ट अगर तुम्हें ये रिलेशन पता है तो डायरेक्ट तुम इधर पे समझ सकते हो कि अगर टाइम पीरियड सेम आ गया तो इसका आंसर हमेशा सेम आने वाला है। जल्दी से नोट कर लो। फिर चलो आगे, और हमें आज समझना है दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में, ठीक है, मैंने आगे भी तुम्हें बताया था कि सर्कुलर मोशन का एक्चुअली हमें दो टाइप हमारे सिलेबस में है जो हमें दोनों पढ़ना है। दैट इज एक को हम लोग बोलते हैं यूसीएम। क्या बोलते हैं एक को हम लोग? यूसीएम। यूसीएम का मतलब हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास दैट इज एन क्यू सी एम, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखो यूसीएम क्या है? ठीक है, ये एक ऐसा सर्कुलर मोशन है, ये एक ऐसा सर्कुलर मोशन है जिसमें पहली बात तो सर्कुलर मोशन में हमेशा याद रखना सर्कुलर मोशन, क्योंकि हमने पूरा इसका लार्ज जो वर्जन था उसको हम लोग ने देखा है, जिससे हमें पता चला रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में कितना डिग्री होना चाहिए। मतलब आर डॉट वी हमेशा क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। आर डॉट वी हमेशा क्यों जीरो होना चाहिए? क्योंकि आर वी क्या हो जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा, और तुम्हें पता है कि थीटा इधर पे 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, cos 90 जीरो होता है ना, cos 90 जीरो होता है ना, तो r और वेलोसिटी के बीच में इधर पे कितना डिग्री एंगल बनता है? हमेशा 90 बनता है। कैसे सर? लास्ट लेक्चर जरूर देख के आना, उधर पे लास्ट 5 मिनट देख लो, उसमें मैंने बताया है अच्छे से कि तुम देखोगे रेडियस और वेलोसिटी के बीच में जब 90 डिग्री बनता है तभी क्या होगा? सर्कुलर मोशन। अगर एंगल अलग बन गया तो सर्कुलर मोशन नहीं होता है, 2 डायमेंशनल मोशन कुछ भी बन सकता है। ठीक है, अच्छा, तो मैंने क्या किया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझने के लिए मैंने इधर से
इसका जो भी रेडियस है उसको आर माना, ठीक है। अच्छा, और इस पॉइंट में मैंने इसका वेलोसिटी को ऊपर के डायरेक्शन में दिखाया, ठीक है। इस पॉइंट में इसका वेलोसिटी को मैंने इस डायरेक्शन में दिखाया, ठीक है। रेडियस तो आ रही है, ऐसे रख देते। फिर इधर जब आओगे तब मैंने इधर पे तुम्हें इधर पे वेलोसिटी वेक्टर दिखाया, इस पॉइंट में वेलोसिटी वेक्टर दिखाया। किसी भी पॉइंट में अगर वेलोसिटी वेक्टर दिखाओगे हमेशा टेंजेंशियल होता है, हमेशा टेंजेंशियल होता है, हमेशा टेंजेंशियल होता है और हमेशा टेंजेंशियल ही रहेगा, ठीक है। अगर हर एक पॉइंट में, हर एक पॉइंट में जो तुम्हारा वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो तो चेंज हो रहा है, यस। वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर पे अगर देखोगे, ये देखो ये आर है, ये एक्चुअली आर नहीं है, एक्चुअली ये आर वेक्टर है, समझ आया। बाहर निकालना पड़ता है हमेशा, क्योंकि ये तुम्हारा टेल और टेल में ही क्या बनेगा, एंगल बनेगा, ठीक है। या तो हेड और हेड में एंगल बनता है, इसलिए आर को मैंने बाहर निकाल दिया। और देखो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो देखो कितना बन रहा है, इनके बीच में एंगल 90 बन रहा है, तभी ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ये हमें समझ आया। अच्छा, और हमें क्या समझ आ रहा है, हमें यह समझ आ रहा है कि इसका जो वेलोसिटी है ना वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इधर पे वेलोसिटी जो वेक्टर है, वेलोसिटी जो वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली, कॉन्टिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है, बट मैग्नीट्यूड उसका देखो हर एक पॉइंट में, बट मॉड, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड हो गया, मॉड देख लो इसका, बट मॉड अगर देखोगे ना वो कभी चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज कांस्टेंट। मतलब पूरा सर्कुलर मोशन में हमें यह समझ आ गया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तभी हम लोग बता सकते, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को तभी हम लोग बता सकते, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बट उसका जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का डायरेक्शन वो हमेशा चेंज होता जाएगा, ठीक है। हमेशा क्या होगा, चेंज होता जाएगा। तो देखो डायरेक्शन ऑफ v चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली, हर एक पॉइंट में v का डायरेक्शन देख लो, टेंजेंशियल है, अलग अलग डायरेक्शन है, क्योंकि वो अगर चेंज नहीं होगा ना तो प्रॉब्लम है। ये अगर चेंज नहीं होगा तो कभी ये सर्कुलर मोशन बन ही नहीं सकता, हमेशा ये अगर यही डायरेक्शन रहता तो ऊपर चला जाता ना, इसका डायरेक्शन हर एक पॉइंट में चेंज होना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा, ये तुम्हें इधर पे सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को स्पीड बोल सकते हैं, ठीक है। स्पीड क्या रहता है, रिमेन कांस्टेंट। स्पीड इधर पे क्या रहता है, रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। स्पीड रिमेन कांस्टेंट, बट वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसलिए मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये हो गया कि वेलोसिटी इज वेरिएबल। देखो इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी इज वेरिएबल बट स्पीड इज कांस्टेंट। देखा कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। वेलोसिटी वेरिएबल है क्योंकि वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो वेलोसिटी वेरिएबल हो गया, बट वो अपना मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं कर रहा, तो मैग्नीट्यूड अगर चेंज नहीं कर रहा है तो स्पीड क्या है, स्पीड कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड अपना वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, बट वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि उसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना हर पॉइंट में, समझ आया। तो तुम्हें ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है कि गिव एन एग्जांपल वेयर स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज वेरिएबल। तुम सोचते जाओगे और उसके बाद तुम्हारे दिमाग में आएगा यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये पॉसिबल है, ठीक है। ये यूसीएम का पार्ट है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। बट ये पहले तुम समझ लो। अच्छा, अब बात ये आता है कि सर ये यूसीएम का पार्ट है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। हम लोग इधर पे क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ यूसीएम पढ़ रहे हैं, ठीक है। नॉन तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, यूसीएम में ये सब होता है, ठीक है, यूसीएम में ये सब होता है। अच्छा, तो तुम बोलोगे सर वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, ठीक है, तुम्हें यह पता चल रहा है कि वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है या तो चेंज हो रहा है, वेरिएबल मतलब चेंज हो रहा है, तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसका मतलब ये होगा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर मैं करूं
तो कुछ आना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर मैं करूं तो मेरे पास एक्सेलरेशन आना चाहिए। यस, आता है एक्सेलरेशन, यस आता है एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं, वो एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, आज इसका मैग्नीट्यूड हम लोग क्या करेंगे, डिराइव भी करेंगे। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन अभी के लिए लिखता हूं, बट तुम्हें यह समझना है कि वेलोसिटी अगर चेंज होता है ना, वेलोसिटी अगर चेंज होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसलिए ईयूसीएम को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल देते हैं। एक्सेलरेटेड, पूरा सर्कुलर मोशन अगर देखोगे तो तुम इसको एक्सेलरेटेड मोशन बोल सकते हो, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है इसके पास। ठीक है, एक्सेलरेशन है। सर ये एक्सेलरेशन का नाम क्या है, तो ये एक्सेलरेशन का नाम है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। अब बात ये है सर, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो आया है ना, वो कहां पे है, उसका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अभी आगे जाके लिखेंगे इसको, बट तुम अभी समझ लो, हमेशा सेंटीपिटल डायरेक्शन, सेंटीपिटल उसका नाम से ही हमें पता चल रहा है कि सेंटीपिटल, तुम अगर देखोगे तो वो हमेशा हमेशा सेंटर के तरफ ही रहता है। ठीक है, हमेशा सेंटर के डायरेक्शन में रहता है, हमेशा सेंटर के डायरेक्शन में रहता है, हमेशा सेंटर के डायरेक्शन में रहता है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर के डायरेक्शन में ही रहता है। ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में डिटेली पढ़ेंगे, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, मतलब अगर तुम देखोगे तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर के डायरेक्शन में रहता है। इसका ये भी तो मतलब है कि ऐसी, देखो इसको ऐसी लिखेंगे, देखो इधर पे ऐसी, ऐसी वेक्टर लिखेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन है तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसी। ये भी क्या लिखेंगे, ऐसी वेक्टर, जो भी व्हाइट कलर से इधर पे दिया हुआ है ऐसी वेक्टर है। ठीक है, तो क्या मैं इधर पे ये भी बता सकता हूं कि ऐसी वेक्टर, ये देखो आर वेक्टर है, ये ऐसी वेक्टर है, तो ऐसी वेक्टर इज एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल टू रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर का हमेशा एंटी पैरेलल होता है। और एक चीज लिख सकते हैं कि ऐसी वेक्टर हमेशा, ऐसी हमेशा क्या करेगा, इट ओनली चेंज द डायरेक्शन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं कर रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ऐसी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को ही चेंज करता है। ठीक है, और किसका डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन। स्पीड का तो डायरेक्शन नहीं होता है, तो इसलिए वेलोसिटी का डायरेक्शन को चेंज करता है कौन, ऐसी। अभी सुनो क्या क्या चीजें इधर से हमें सीखने को मिला है। हमें यह सीखने को मिला है कि सर हमने पूरा अच्छे से इसको डिटेली इसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके हमें यह पता चला कि सर वेलोसिटी वेक्टर जो है ना, वो हर एक पॉइंट में उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, और सर जो स्पीड है, स्पीड क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, तो जो सर स्पीड है मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, वो हर एक पॉइंट में भी है, हर एक पॉइंट में भी है, क्योंकि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब क्या है, यूनिफॉर्म का मतलब ये होगा कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इक्वल डिस्टेंस अगर कवर करना है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हर एक पॉइंट में तुम्हारा स्पीड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, दैट इज यूनिफॉर्म। तो हर एक पॉइंट में स्पीड तो अच्छा ठीक है इक्वल है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, बट डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। ये जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये कौन करवा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, बट वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। अब बात यह है कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है वो कौन करवा रहा है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज होने से वेलोसिटी चेंज ही हो रहा है, यही मानेंगे। क्योंकि वेलोसिटी का दो कंपोनेंट आता है, दो चीज आता है वेलोसिटी, एक मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी के पास, और एक होता है उसके पास डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसके वजह से वेलोसिटी खुद चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो कौन करवा रहा है, क्योंकि हमेशा वेलोसिटी चेंज होने से एक्सेलरेशन आता है, या तो वेलोसिटी चेंज होना मतलब एक्सेलरेशन आना। तो ये एक्सेलरेशन कहां पे आ रहा है, तो ये एक्सेलरेशन आता है सेंटर की तरफ, और ये एक्सेलरेशन सिर्फ इसका डायरेक्शन को चेंज करेगा, और वो एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स सेंटर लगता है। क्या लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर, हमेशा क्या लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, ऐसी वेक्टर हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, जो कि रेडियस वेक्टर के एंटी पैरेलल होता है। इसके वजह से इधर पे मैंने नोट्स बना के दे दिया तुम्हें, और यही चीज इधर पे लिखा हुआ है। ठीक है, और इधर पे भी लिखा हुआ है, देखो, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सिलरेटेड मोशन। यस, एक्सिलरेटेड मोशन ही बोला जाता है इसको।
क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, इसलिए उसको एक्सेलरेटेड मोशन बोला जाता है। समझ आ गया? चलो आगे। और अभी आता है हमारे पास केस टू। केस टू में क्या होता है? केस टू में देखो, वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज करना ही पड़ेगा। वेलोसिटी के पास दो चीज है, पहले वो समझ लो। वेलोसिटी के पास दो चीज होता है, एक तो उसके पास होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, और मैग्नीट्यूड क्या होता है? कांस्टेंट होता है यूसीएम में, ठीक है। अच्छा, और एक होता है उसके पास डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है वो अगर चेंज नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन कभी हो ही नहीं सकता, पहली बात। तो इसलिए ये जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, अगर वो कांस्टेंट होता है तो वो यूसीएम बन जाता है। तब वो क्या बन जाता है? यूसीएम बन जाता है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो गया तो ये एन क्यू सी एम बन जाता है। क्या बन जाता है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अगर क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब ये यूसीएम भी है, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी है, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज होना ही पड़ेगा, नहीं तो सर्कुलर मोशन ही नहीं होगा। तो डायरेक्शन के लिए हमेशा वो चेंज होगा ही, डायरेक्शन हमेशा उसको डायरेक्शन को चेंज करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमेशा एसी आएगा। मतलब एसी अगर नहीं होता तो कभी कभी सर्कुलर मोशन नहीं होता, क्योंकि एसी हमेशा उसको सेंटर की तरफ खींच के उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज करा रहा है। नहीं तो ये वेलोसिटी देखो ऐसे चला जाता, सीधा इधर से चला जाता, बट एसी उसको खींच के उसको ऐसे घुमा दिया। मतलब एसी तो हर जगह आएगा, एसी चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो और चाहे यूनिफॉर्म हो, दोनों ही केस में क्या आएगा? एसी आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। ये हमने आगे अगर देखोगे तो आगे हम लोग ने पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमें ये समझ आ गया कि इसका दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा इधर पे। दो पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, कि इसमें जो भी मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट इज जिसको बोल सकते हैं स्पीड, तो स्पीड इधर पे कांस्टेंट नहीं होगा, कॉन्टिन्यूसली चेंज होना पड़ेगा, वेरिएबल होगा, ठीक है। और क्या होगा? और अगर देखोगे तो इसके पास होगा डायरेक्शन। डायरेक्शन तो चेंज होना ही पड़ेगा, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? हमेशा चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों इधर पे वेरिएबल है, दोनों इधर पे वेरिएबल है। मतलब इसको अगर मैं इधर पे ड्रॉ करूं, ठीक है, इसको अगर मैं इधर पे ड्रॉ करूं तो हमें ये मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बताओ? हमें क्या मिल जाएगा? हमें ये मिलेगा कि इसके पास इस पॉइंट में अगर इसके पास वेलोसिटी है ऊपर की तरफ v1, ठीक है, तो इस पॉइंट में इसके पास वेलोसिटी कुछ चेंज होके v2 हो चुका है। इस पॉइंट में इसका वेलोसिटी कुछ v3 हो चुका है। इस पॉइंट में इसका वेलोसिटी कुछ v4 हो चुका है। समझा? तो हर एक पॉइंट में उसका अगर वेलोसिटी देखोगे तो वो उसका मैग्नीट्यूड अगर देखोगे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो चेंज हो रहा है। देख लो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इधर पे चेंज हो रहा है, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है। तो ये हम लोग बोलेंगे कि ये है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसके पूरा सेंटर की तरफ आएगा ए सी वेक्टर, ठीक है। इधर पे भी आएगा ए सी वेक्टर, इधर पे भी आएगा ए सी वेक्टर, ठीक है। क्योंकि क्यों आ रहा है ये सब? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन के वजह से, डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है उसके वजह से हम इधर पे लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन चेंज, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन चेंज हम इधर पे लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल एक्ट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन changes the direction of velocity। ये पहले भी लिखा था हम लोग ने, अभी भी लिखा, ये बात है, ठीक है। बट क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मतलब स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है इसके वजह से। क्योंकि स्पीड देखो, इधर इधर देखना, टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसका जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन आना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इस बार दोनों चीज हो रहा है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, देखो स्पीड चेंज हो रहा है, तो क्या मैं इसका रेट ऑफ
ये सिखाया था ना, आगे सिखाया था सर्कुलर मोशन में। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, याद है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, मैंने बताया था स्पीड अगर चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मतलब डी, इसका देखो मॉड लिया और dt किया, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा डी बाई डी स्पीड बाई dt। ये अगर हम लोग करते हैं तो हमें मिलता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या मिलता था हमें? क्योंकि लास्ट क्लास हम लोग ने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को पढ़ा था अच्छे से। क्या मिलता है हमारे पास? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें मिलता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? ए टी। तो हमारे पास इधर पे दो एक्सेलरेशन आ सकता है, एक आता है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और दूसरा आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दोनों इधर पे एक्ट होगा, मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ, अगर एन यू सी एम है, एन यू सी एम में दोनों एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्ट होता है, दैट इज ए टी भी लगेगा और ए सी भी आएगा। लेकिन अगर ये यूसीएम होता, अगर ये यूसीएम होता तो सिर्फ और सिर्फ एसी होता और एटी तुम्हारा क्या हो जाता? जीरो हो जाता। एटी क्यों आ रहा है? एटी सिर्फ और सिर्फ क्यों आ रहा है? क्योंकि स्पीड में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। स्पीड अगर चेंज होगा तो ही एटी आएगा, ठीक है। एटी क्यों आ रहा है? सिर्फ स्पीड चेंज हो रहा है, इसके वजह से आ रहा है। बट यूसीएम में क्यों नहीं आया? क्योंकि स्पीड उधर पे कांस्टेंट था, इसके वजह से नहीं आया। आई होप अभी तुम्हें पूरा क्लियर है। स्पीड कांस्टेंट था, इसके वजह से तुम्हारा एटी जीरो था, लेकिन इधर पे स्पीड वेरिएबल है, इसलिए एटी भी आया, एसी भी आया, दोनों आया, ठीक है। सब कुछ इधर से नोट कर लो। तुम्हें इधर पे मैग्नीट्यूड चेंजेस ड्यू टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखा है, डायरेक्शन चेंजेस ड्यू टू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लग रहा है। अच्छा, ये एटी का डायरेक्शन बताओ, ये एटी का डायरेक्शन किधर आएगा? तो ये एटी का जो डायरेक्शन आता है, ये एटी का जो डायरेक्शन आता है वो अलोंग वेलोसिटी हो सकता है एटी, या तो क्या हो सकता है? अगर उसका वेलोसिटी का जो मॉड है, ठीक है, वो अगर क्या हो रहा है? डिक्रीज होते होते जा रहा है तो एटी अपोजिट साइड में लगेगा। और अगर ये वेलोसिटी इंक्रीज होते होते जा रहा है तो इसका मतलब एटी उसको क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। एटी अगर सपोर्ट कर रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होते होते जाएगा, मतलब ये मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। मैग्नीट्यूड अगर इंक्रीज हो रहा है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो गया? किसका मैग्नीट्यूड? ऑफ वेलोसिटी अगर इंक्रीज होते होते जा रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? एटी सपोर्ट, एटी पैरेलल टू, एटी पैरेलल टू वी, ठीक है, मतलब टेंजेंशियल जो भी डायरेक्शन होगा। और अगर मैग्नीट्यूड डिक्रीज जा रहा है, अगर मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो एटी क्या हो जाएगा? एंटी पैरेलल। एटी क्या हो जाएगा? एंटी पैरेलल हो जाएगा। लिखेंगे इसको, एटी क्या हो जाएगा? एंटी पैरेलल हो जाएगा, लिख देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर डिक्रीज होते होते जा रहा है तो एटी एंटी पैरेलल टू, ठीक है, वी के क्या हो जाएगा? एंटी पैरेलल हो जाएगा। इस पूरा चीज को नोट करो। आई होप तुम्हें पूरा चीज क्लियर हो चुका है अभी। फिर आगे देखो, हमारे पास अभी आ रहा है कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या है। आई होप पहले ये क्लियर कर लेते एक बार, और एक बार इसको क्लियर कर लेते अच्छे से लिख के कि क्या तुम्हें ये पार्ट पूरा क्लियर है? क्या तुम्हें ये पार्ट पूरा क्लियर है कि अगर हमारे पास यूसीएम है, अगर हमारे पास यूसीएम है तो इसमें हमेशा स्पीड क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। बट एन यूसीएम अगर देखोगे तो उसमें हम लोग ये बता सकते हैं कि एन यूसीएम में स्पीड क्या रहता है? वेरिएबल रहता है। हो सके कि डिक्रीज हो सके तो इंक्रीज हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, स्पीड अगर कांस्टेंट है बट वेलोसिटी दोनों में ही क्या होगा? वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर जो है मतलब उसका डायरेक्शन दोनों में ही क्या होगा? वेरिएबल होगा, जिसके वजह से दोनों में ही एक्सेलरेशन आता है।
ठीक है, वेरिएबल होगा, दोनों में ही एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, ये इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, दोनों में ही इसके वजह से एक्सेलरेशन आता है। एक में सिर्फ और सिर्फ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, क्या आता है इसमें, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आएगा ऐसी। ठीक है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। और इसमें अगर देखोगे तो इसमें सेंटीपिटल के साथ साथ टेंजेंशियल भी आता है, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसका स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के साथ साथ इसमें क्या आता है, में आता है तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और तुम्हें पता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला था वो तो हमने पहले ही निकाल के रखा था, दैट इज कितना आया था, आर अल्फा। ठीक है, या तो इसको तुम डी वी बाई डी टी भी बोल सकते, डी बी बाई डी टी भी बोल सकते हो, दोनों इधर पे करेक्ट है। लेकिन इधर पे अगर तुम देखोगे तो 80 नहीं आता है, 80 जीरो आता है इसमें। में कितना आता है, 80 जीरो। अच्छा, 80 जीरो का मतलब देखो, 80 इक्वल टू आर अल्फा, मतलब आर अल्फा इक्वल टू जीरो। देखो आर मतलब रेडियस, रेडियस तो कभी जीरो नहीं होगा, मतलब अल्फा इक्वल टू जीरो। यस, अल्फा इसमें जीरो होता है, इसमें अल्फा जीरो होता है। ऐसा क्यों सर, अल्फा जीरो होता है? अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या था देखो, और समझते हैं इसको। एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो क्यों होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब था डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू जीरो का मतलब आ गया, ओमेगा इधर पे क्या आता है, कांस्टेंट आता है। ओमेगा इधर पे क्या आता है, कांस्टेंट आता है। ओमेगा अगर कांस्टेंट आ रहा है मतलब जब एक बार फैन चलना स्टार्ट कर देता है, बीच में अगर उसको देखोगे आफ्टर सम टाइम, सिर्फ स्टार्ट नहीं, उसके बाद 5 मिनट बाद अगर देखोगे तो वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से घूमना स्टार्ट कर देता है, दैट इज ओमेगा कांस्टेंट। ओमेगा कांस्टेंट जब होता है, जब फैन चलना पूरा स्टार्ट कर देता है अच्छे से, तब वो कांस्टेंट ओमेगा से घूमता है। और कांस्टेंट ओमेगा से घूमता है तब क्या होगा, तब उसके हर एक पॉइंट के पास क्या नहीं होगा, तब वो यूसीएम कर रहा है, तब उसके पास क्या नहीं रहेगा, तब उसके पास अल्फा नहीं रहेगा। अल्फा क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट से अल्फा जीरो। ठीक है, अभी ओमेगा कांस्टेंट क्यों होता है, ओमेगा कांस्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जो का जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है मतलब हर एक पॉइंट का जो अगर स्पीड देखोगे, हर एक पॉइंट में अगर एक पॉइंट अगर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो हर एक पॉइंट इधर पे 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो ऐसा अगर टाइम आ गया, ऐसा अगर सिचुएशन आ गया, तब ये यूसीएम कर रहा है। और यूसीएम में एक एक पॉइंट को मैं देखने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि पॉइंट इधर पे यूसीएम कर रहा है। तब एक एक पॉइंट में अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अल्फा अगर जीरो हो जाएगा तो ओमेगा कांस्टेंट है, तो हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो चेंज हो ही रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दोनों में ही चेंज हो रहा है। ठीक है, बट इसमें अल्फा आता है, इसमें अल्फा आता है मतलब इनिशियल वाला केस है। इनिशियल सिर्फ एक एक पॉइंट को देखो, पूरा फैन को नहीं, तब तो तुम बोलोगे रोटेशन मोशन भी हो रहा है इसमें। सिर्फ एक पॉइंट को अगर देखोगे तो वो इसके सेंटर के अबाउट यूसीएम कर रहा है। ठीक है, यूसीएम कर रहा है जब पूरा स्पीड से वो चल रहा है। लेकिन इनिशियल केस में अगर देखोगे ना, उसका एक्सेलरेशन आता है, उसमें धीमे धीमे उसका क्या होता है, स्पीड इंक्रीज होता जाता है। और तब लगता है तब अल्फा है, तब क्या है, अल्फा है, क्योंकि ओमेगा तब कांस्टेंट नहीं है, तब क्योंकि धीमे धीमे इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज जो ये हो रहा है इसमें अल्फा होता है, और अल्फा होता है तब वो क्या करता है, एन यूसीएम, एक एक पॉइंट इधर पे एन यूसीएम करना स्टार्ट कर देगा। अगर उसमें क्या हो रहा है, स्पीड उसका चेंज हो रहा है, इसके वजह से अल्फा भी उसके पास है। ठीक है, तो सब कुछ इधर पे कनेक्ट कर दिया है। और ये दोनों चीज को तुम्हें अच्छे से याद रखना है इधर। ठीक है, टेंजेंशियल वाला तुम्हें याद रखना है, आर अल्फा होता है वी वी बाई डी टी, जहाँ पे वी का मतलब इधर पे स्पीड होता है। ठीक है, हर चीज अच्छे से नोट कर लो। फिर देखो, हमें पढ़ना है अभी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या है। तो मैंने लास्ट क्लास तुम्हें नॉर्मल एक्सेलरेशन पढ़ाया था। ठीक है, ये एक नॉर्मल एक्सेलरेशन का, ये जो नॉर्मल एक्सेलरेशन कल हम लोग ने पढ़ा था ना, नॉर्मल एक्सेलरेशन का ये क्या है, टाइप है। ए एन का एक क्या है, टाइप है। उस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या टाइप है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैंने कल ये समझाया था तुम्हें, मैंने ये समझाया था कि अगर ये ऐसा चल रहा है किसी भी 2D मोशन में, अगर सोचो एक पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। ठीक है, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया, और ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया, और लेट्स से ये एक्सेलरेशन वेक्टर इधर पे है। ठीक है, इसके बीच में अगर एंगल थीटा बना है, तो मैंने इसका एक कंपोनेंट इधर निकाला था। ठीक है,
और एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन का वेलोसिटी की तरफ जा रहा था, दैट इज ए कॉस थीटा इसके पास जा रहा था, और ए साइन थीटा अगर तुम देखोगे तो ए साइन थीटा वेलोसिटी से, देखो वेलोसिटी से ए साइन थीटा परपेंडिकुलर है, इसके वजह से इसको हम लोग ए एन बोले, ठीक है। एन हम लोग इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमेशा हमेशा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी से 90 डिग्री में रहना चाहिए। जब सर्कुलर मोशन हो तभी रहेगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन जो भी होगा हमेशा 90 डिग्री परपेंडिकुलर रहता है तुम्हारा एसी, ठीक है। एसी हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर रहता है। अब सुनो, एसी तो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, एसी हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर एसी का हमें, एसी का भी डायरेक्शंस वगैरह हमें पता है, एसी हमेशा क्या होता है, देखो इधर लिखा हुआ होगा, ठीक है, एसी हमेशा एसी एक्ट टुवर्ड्स सेंटर। अच्छा, कभी कभी ये पूछ लेते कि क्या एसी कांस्टेंट है, तुम्हें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या एसी वेक्टर जो है वो कांस्टेंट है, मतलब अपना डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है, और साथ में ये पूछ सकता है क्या वो वेरिएबल है, कांस्टेंट और वेरिएबल ऐसे पूछ सकता है, तब तुम क्या आंसर दोगे, सोचो तो एक बार। क्या क्या एसी, एसी का अभी हम लोग देखेंगे मैग्नीट्यूड आता है वी स्क्वायर बाई आर, मैग्नीट्यूड क्या आता है वी स्क्वायर बाई आर। तो यूसीएम जब भी हो रहा है, यूसीएम इन यूसीएम तुम्हें यूसीएम या तो एनयूसीएम, एनयूसीएम में तो हमेशा अच्छा ठीक है वेरिएबल होगा, क्योंकि वी हर जगह चेंज हो रहा है। और एसी का मैंने क्या बताया, एसी का जो मैग्नीट्यूड आता है वो आता है वी स्क्वायर बाई आर। क्या आता है, एसी का मैग्नीट्यूड क्या आता है, वी स्क्वायर बाई आर आता है। तो अगर ये वी स्क्वायर बाई आर आता है तो मैंने तुम्हें ये बताया कि वी वी मतलब इधर पे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना, तो इधर पे जो वी है वो तो यूसीएम में अगर देखोगे ना, वी तो कांस्टेंट है, यूसीएम में अगर देखोगे तो वी तो कांस्टेंट है, और आर भी हमारे पास क्या है, आर भी तो कांस्टेंट है, आर तो रेडियस है और हर जगह सेम है, ठीक है। तो क्या तुम मुझे बोल सकते हो क्या एसी भी कांस्टेंट आएगा, एसी भी, एसी को क्या तुम कांस्टेंट बोल सकते हो, ठीक है। तो आंसर इज आंसर इज फॉल्स। नहीं, एसी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि एसी के पास अपना डायरेक्शन होता है, एसी के पास अपना क्या होता है, डायरेक्शन होता है। कभी भी अगर तुम देखोगे तो एसी के पास क्या होगा, अपना डायरेक्शन होगा, और अपना डायरेक्शन की वजह से अगर देखोगे ना, तो हर एक पॉइंट में एसी क्या होता है, सेंटर की तरफ लगता है। तो ये हो गया इसका भी, ये एसी देखो, इसका डायरेक्शन इस तरफ आएगा, इसका डायरेक्शन देखो इस तरफ आएगा, इसका डायरेक्शन देखो इस तरफ आएगा। तो एसी का डायरेक्शन हर एक पॉइंट में टुवर्ड्स द सेंटर होता है, हर एक पॉइंट में क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है। तो एसी हमेशा क्या कर रहा है, अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। इन यूसीएम या तो, और एन यूसीएम भी बोल दो, ठीक है, दोनों में ही तुम अगर देखोगे एसी इज वेरिएबल, एसी को क्या लिखोगे, वेरिएबल लिखोगे। यूसीएम में उसका क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट डायरेक्शन तो अलग ही हो रहा है ना। मैग्नीट्यूड क्या आता है, मैग्नीट्यूड आता है एसी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। क्या आता है, एसी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अभी हम लोग प्रूफ करेंगे इसको, ठीक है। एसी इक्वल टू क्या आता है, वी स्क्वायर बाई आर, उसको अभी प्रूफ कर लेते, चलो प्रूफ क्या कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे, प्रूफ। एसी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई, ठीक है, एसी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर को हमें प्रूफ करना है। तुम्हें पहले से पता होगा कि एसी इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए ये डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है। तो हम एक यूसीएम लेते हैं, ठीक है, एक हम लोग क्या ले रहे हैं, यूसीएम ले रहे हैं। तो यूसीएम में क्योंकि हमें डायरेक्शन देखना है, ठीक है, वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, एसी को हमेशा तुम्हारा डायरेक्शन से मतलब है, क्योंकि एसी हमेशा क्या करता है, एसी चेंजेस डायरेक्शन, ठीक है। एसी क्या करता है, एसी 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 क्या करता है, एसी चेंज करता है डायरेक्शन को, एसी चेंज द डायरेक्शन, क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है ना। तो डायरेक्शन को देखो सिर्फ, इसलिए यूसीएम पकड़ लिया ताकि तुम्हारा स्पीड इधर पे सेम रहेगा। और लेट्स से अभी ये इधर से इधर चला गया, ठीक है, पहले इधर पे था और अभी इधर चला गया। तो अगर सेंटर से अगर देखोगे ना, तो सेंटर से ये कितना एंगल चला गया, तो ये हमेशा 90 होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसको थीटा में ले लेते, क्या करते हैं, इसको थीटा में ले लेते। लेट्स से अभी ये पार्टिकल इधर पे है, तो इसका वेलोसिटी इस तरफ होगा, ठीक है। अच्छा, ये सेंटर से अगर तुम देखोगे तो सेंटर से
ये होगा और सेंटर से हो जाएगा रेडियस, ये भी हो जाएगा रेडियस। तो ये इधर से इधर कितना घुमा, थीटा घुमा, तो कितना घुमा, थीटा घुमा। अच्छा, ये अगर थीटा है तो मुझे ये बताओ, ये अगर थीटा है तो तुम मुझे ये बता दो, ये थीटा होने से ये भी तो थीटा हो जाएगा, यस ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, और ये भी थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और मैं अगर इधर से एक लाइन खींचूं ऊपर की तरफ, इधर पे एक लाइन अगर खींचूं मैं ऊपर की तरफ, तो मेरे हिसाब से ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये थीटा होने से ये थीटा, ये थीटा होने से ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि वेलोसिटी और रेडियस 90 डिग्री में रहता है, तो ये थीटा हो जाएगा। तो क्या तुम्हें इधर पे दिख रहा है कि वेलोसिटी का दो कंपोनेंट आ रहा है, एक का नाम है वी कॉस थीटा ऊपर और एक का नाम है वी साइन थीटा लेफ्ट साइड में, ठीक है। एक आ गया वी कॉस थीटा, एक आ गया वी साइन थीटा। तो हमें पता है एसी का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, चेंज इन डायरेक्शन होता है। तो चेंज इन डायरेक्शन हमें निकालना है, चलो निकालते कैसे। मैं इधर से चेंज निकाल रहा हूँ, चेंज, मैं इधर से क्या कर रहा हूँ, चेंज इन तुम्हारा क्या निकाल रहा हूँ, वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज मुझे बता दो, ठीक है। डायरेक्शन से मतलब है हमें, मैग्नीट्यूड से नहीं। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या इसको डीवी लिख सकता हूँ, डीवी। मैं लिख रहा हूँ डीवी वेक्टर, वेक्टर में लिख लेते हैं चलो, डीवी वेक्टर। डीवी मतलब स्मॉल चेंज। अगर तुम देखोगे तो वो क्या हो रहा है, तो इस तरफ से अगर तुम देखोगे, पहले पहले ये था, देखो इनिशियली अगर तुम देखोगे तो इनिशियली ये था वी और ऊपर जा रहा है, ऊपर मतलब जे कैप, ठीक है। और फाइनली अगर इसको देखोगे अभी, फाइनली फाइनली ये थीटा जाने के बाद इसका अगर वेलोसिटी अभी लिखोगे तो लिख सकते हो तुम वी कॉस थीटा, और ऊपर है तो जे कैप, और क्योंकि ये इस साइड है तो माइनस वी साइन थीटा, और क्योंकि ये इस साइड है तो इसको आई कैप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों वेलोसिटी तुम्हें मिल चुका है। तुम्हें पता है कि इसका मतलब हो जाएगा वी फाइनल मतलब, और वी इनिशियल वेक्टर में, वी फाइनल से वी इनिशियल को माइनस करो, इससे इसको जब माइनस करोगे तो तुम्हें वी कॉस थीटा जे कैप माइनस वी साइन थीटा आई कैप, ठीक है। और इसको जब माइनस करेंगे, देखो इससे वी फाइनल से इसको माइनस कर रहे हैं तो वी जे कैप ही रह जाएगा इधर पे, ठीक है। ये हमें समझ आ गया। तो अभी इस चीज को, ये जो डीबी जो आया है ना, इस चीज को डीटी मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं, डिफरेंशिएट करने से हमें मिल जाएगा डीबी बाई डी टी। क्या मिल जाएगा हमें, डीबी बाई डी टी, ठीक है। सिर्फ डायरेक्शन देख रहे हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ, देखो मैग्नीट्यूड पहले भी था, अभी भी है, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन का चेंज निकाल दे। तो डायरेक्शन से अगर चेंज निकालोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि इसको अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा कि वी कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, देखो डीबी बाई डी, तो पहले इसको करेंगे, वी तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, कॉस थीटा का अगर देखोगे तो माइनस साइन थीटा आता है, और थीटा क्योंकि टी से थीटा को कर रहे हो तो डी थीटा बाई डी टी एक चेन रूल की वजह से रह जाएगा, ठीक है। और माइनस भी को बाहर निकाल दो, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा, बट थीटा है ना, तो इसलिए डी थीटा बाई डी टी से चेन रूल की वजह से यूज करना पड़ेगा। और अगर तुम्हें वो लिखना है तो इसको जे कैप लिखो और इसको आई कैप लिखो, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर है, ये मोड नहीं है, ये वेक्टर है, ठीक है। और सर v का क्या हो गया, v तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो इसलिए इस पार्ट को नहीं लिखा। तो इधर से तुम अगर देखोगे यही हमारा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है। क्यों सर ये टेंजेंशियल क्यों नहीं है, टेंजेंशियल में तुम्हारा मैग्नीट्यूड चेंज होता है, देखो इधर पे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए ये जो एक्सेलरेशन आएगा वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इधर से अगर तुम देखोगे वेक्टर ली तो ये जे कैप में आ रहा है, ये आई कैप में आ रहा है, तो माइनस बी साइन थीटा, और डी थीटा बाई डी टी, याद है क्या, डी थीटा बाई डी टी क्या होता है हमारे पास, डी थीटा बाई डी टी को तो हम लोग ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है। ओमेगा तो हर एक पॉइंट में ओमेगा सेम होता है, तो इसका जो भी ओमेगा होगा उसको मैंने लिख दिया, ठीक है। ओमेगा ऐसे दिखाया, बट हमें पता है डायरेक्शन एक्सियल वेक्टर होता है, तो ये जो भी आ रहा है ये ओमेगा लिख सकता हूँ, जे कैप लिख सकता हूँ, और माइनस इधर पे भी वी कॉस थीटा ओमेगा आई कैप लिख सकता हूँ, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा एसी, ठीक है, ये आ गया एसी हमारा। और एसी अच्छे से लिख लेते हैं, एसी जो भी आया है वो आया है माइनस वी ओमेगा साइन थीटा जे कैप माइनस वी ओमेगा कॉस थीटा आई कैप, ठीक है। ये पार्ट इधर से तुम्हें समझ आया कि नहीं। तो ये जो एसी आया है ना, ये जो एसी आया है वो एसी है हमारे पास कितना है, माइनस वी ओमेगा साइन थीटा आई कैप, आई कैप, जे कैप था, जे कैप था, और माइनस वी ओमेगा
कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, ये जो ऐसी आया है, क्या इसका मैग्नीट्यूड निकालने से ही हमारे पास जो वी स्क्वायर बाई आर हम लोग जो बोलते हैं वो आ जाएगा? यस। कैसे आ जाएगा? देखो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो बस। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा बोलो? एसी का मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड होता है रूट ओवर वी ओमेगा साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस वी ओमेगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा तुम्हारा मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस जगह से हमें पता चल जाएगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा का जो, इधर से तुम क्या कर सकते हो, वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो ना, तो वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लो इधर से, और ये तुम्हारा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 आ जाएगा इधर से, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वी ओमेगा ये रह जाएगा एसी का मैग्नीट्यूड। एसी का मैग्नीट्यूड एक्चुअली क्या आता है? वी ओमेगा आता है, बट ओमेगा इजिकल टू हमें पता है कि वी इजिकल टू ओमेगा आर, आर ओमेगा। तो इधर से पहले वी ओमेगा के जगह में तुम वी बाई आर बिठा सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि वी इजिकल टू आर ओमेगा। तो इधर से जाके तुम रिलेशन यूज करके एसी का जो फॉर्मूला है उसको वी स्क्वायर बाई आर तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, या तो वी के जगह में आर ओमेगा भी अगर बिठा दोगे ना, तो एसी का वैल्यू ये भी आता है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आर भी तुम लिख। तो हमें इधर पे एसी भी समझ आ गया। एसी का दो इधर पे आंसर आ सकता है, एक वी स्क्वायर बाई आर हो सकता है और दूसरा ओमेगा स्क्वायर आर भी हो सकता है। अगर ओमेगा दिया हुआ है तो ओमेगा में खेलना, अगर वी दिया है तो वी में खेलना। ठीक है, बट ये तुम्हें इधर से आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो सेंटीपिटल अगर एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ आ रहा है, क्योंकि आर के ऑपोजिट है, ठीक है ना, आर आर वेक्टर के ऑपोजिट देखना, आर वेक्टर ऐसे है बट सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे है। और अगर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है तो सेंटीपिटल क्या आएगा? सेंटीपिटल फोर्स भी तो आएगा सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ अगर एक्सेलरेशन है, ठीक है, और एक्सेलरेशन अगर है तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या आता है? फोर्स आता है। इसके वजह से तुम इसको सेंटीपिटल फोर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, इधर पे देखते हैं कि सेंटीपिटल फोर्स, हाँ सेंटीपिटल फोर्स है इधर पे, आराम से हम लोग लिखेंगे। अच्छा, तो पूरा चीज को अगर मुझे क्या करना है, समराइज करना है। ठीक है, पूरा चीज को अगर अभी हम लोग समराइज करेंगे, देख लेना। देखो, पूरा चीज को अगर हम लोग अभी समराइज करते हैं तो हमें ये समझ आ रहा है, क्या क्या समझ आ रहा है वो देख लो। कि सर, इस तरफ वेलोसिटी है और सोचो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड वो चेंज करवा रहा है, तो दोनों है अभी। क्या क्या हो रहा है? ये वेलोसिटी है, ठीक है, ये वेलोसिटी अभी v2 है, ये वेलोसिटी इस जगह पे v3 है, ये वेलोसिटी इस जगह पे v4। तो क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो जिसके वजह से सेंटर की तरफ आएगा AC, सेंटर की तरफ आएगा AC, सेंटर की तरफ आएगा AC, और सेंटर की तरफ आएगा AC। ठीक है, ये बात हमें समझ आ रहा है? यस। बट अभी तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक तो AT इसके साथ साथ आ जाए। अगर इसके साथ आ रहा है तो मैं अभी ऐसा समझ लेता हूँ कि इधर पे जो वेलोसिटी का जो मॉड है ना, वो इंक्रीज होते होते जा रहा है। वेलोसिटी का जो मॉड है वो इंक्रीज होते होते जा रहा है। नहीं भी हो सकता है इंक्रीज, ऐसा कुछ वो नहीं है, हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि ये अभी इंक्रीज होते होते जा रहा है। ठीक है, अगर ये इंक्रीज होते होते जा रहा है तो एटी हमेशा क्या हो जाएगा? वी के अलोंग हो जाएगा, अलोंग वी, क्योंकि वी को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, वी को सपोर्ट कर रहा है, वी को सपोर्ट कर रहा है एटी, वी को सपोर्ट कर रहा है ए टी, ए टी, ए टी सपोर्ट कर रहा है इसको। ठीक है, तो क्या तुम्हें दिख रहा है कि इस जगह पे, ठीक है, इतना जो हम लोग ने बातें किया है अभी, इस जगह से मुझे ये समझ आ रहा है, क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सिलरेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सिलरेशन। ठीक है, एटी एंड एसी, और बोथ आर
बोथ आर एट 90 डिग्री एंगल, देयरफॉर एक ए नेट आएगा, मतलब दोनों का जो एक्सेलरेशन है उसका नेट निकालना पड़ेगा। मतलब एक बॉडी के पास एक एक्सेलरेशन जो होगा वो उसका ही ये कंपोनेंट है, एसी और एटी में टूट गया होगा। ठीक है, मतलब बॉडी के पास एक ही एक्सेलरेशन होगा, दैट इज कितना होगा नेट एक्सेलरेशन। अगर तुम्हें किसी ने पूछ लिया तो एटी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर तुम्हें बताना पड़ेगा। ये बात था इधर पे, इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास एक्चुअली इधर पे अगर देखोगे तो 3 एक्सेलरेशन तुम्हें सीखना है। पहले एसी सीखना है, फिर एटी सीखना है, और फिर एनेट भी तो देखना है, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन तुम्हें निकालना पड़ेगा। तुम्हें इधर से क्या निकालना पड़ेगा, तुम्हें इधर से नेट एक्सेलरेशन अगर इस पॉइंट का बताओगे ना तो ऐसे आएगा। ठीक है, समझ आया क्या ऐसे क्यों आएगा? इधर से इसको और इसको देख लो तो ऐसे आएगा। ठीक है, और इधर से इसको तो देख लो तो ऐसे आएगा। नेट एक्सेलरेशन दिखा रहा हूं, नेट एक्सेलरेशन अगर तुम देखोगे तो ऐसे आएगा। तो ये है तुम्हारा ए नेट। ठीक है, जो अभी हमें सीखने को मिला है, ए एन लिख देता हूं या तो ए नेट लिख देता हूं। ठीक है, ए नेट है ये, ए नेट है ये। और ए नेट अगर किसी को निकालना है तो इन दोनों का क्या कर देना, वेक्टर सम कर देना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा वेक्टर सम, वेक्टर सम ऑफ ए टी अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड ए सी मतलब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, दोनों का वेक्टर सम करो तो तुम्हारा ए नेट आ जाएगा। ठीक है, ए नेट आ जाएगा। ठीक है, अगर v इंक्रीज हो रहा है तो ऐसे होगा, अगर v डिक्रीज होता, v अगर डिक्रीज होता, ऐसा भी अगर होता कि जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रहा है, स्पीड अगर डिक्रीज हो रहा है तब तुम क्या करते, तब एसी तो हमेशा इस तरफ ही लगता। ठीक है, एसी तो हमेशा इसी तरफ लगता, बट एटी नीचे की तरफ चला जाता, और जिसके वजह से जो ए नेट आता वो इस तरफ आ जाता। नहीं चेंज है, बट पूरा अगर देखोगे तो सही है। ठीक है, बट वेलोसिटी देखना ऊपर की तरफ है, बट ये इसको रिटार्ड करा रहा है। ठीक है, V1 एलर्ट से ये 80 इसको रिटार्ड करा रहा है, इसलिए डिक्रीज हो रहा है स्पीड। ठीक है, स्पीड डिक्रीज हो रहा है, तब एसी और 80 के बीच में ये आ जाएगा तुम्हारा एन एट। ठीक है, दोनों चीज हो सकता है, आराम से इसको देखो। और हमारे पास इधर पे 3 एक्सेलरेशन है, एन एट भी है, उसको भी तुम्हें याद रखना है। ठीक है, और एसी को हम लोग इधर पे नॉर्मल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा वेलोसिटी के तुम्हारा 90 डिग्री में होता है। और 80 अगर देखोगे तो 80 क्या होता है, 80 तुम्हारा हाँ पैरेलल हो सकता है या तो एंटी पैरेलल हो सकता है। और इधर से हमने ये भी प्रूव कर दिया कि तुम्हारा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या है और उसका वैल्यू कितना है। ठीक है, और सेंटीपिटल अगर एक्सेलरेशन आ रहा है तो सेंटीपिटल फोर्स भी आएगा, जिससे पूरा डायनामिक्स का कहानी स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पहले इस जगह पे हम लोग काइनेमेटिक्स में ही समझ लेंगे कि इधर पे फोर्स के बारे में क्या हो रहा है, फिर डायनामिक्स आराम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। गिवन दैट हम लोग पूरा पीवाईक्यूज और जो भी स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन है वो खत्म करने के बाद डायनामिक्स स्टार्ट करेंगे, मतलब लेक्चर नंबर 6 से डायनामिक्स आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से पहले इतना नोट कर लो। ठीक है, अगर नोट हो गया तो तुम्हें यह भी पता होगा कि और एक टर्म आता है, इधर ही पढ़ लेते, और एक टर्म आता है जिसको हम लोग, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है इसमें, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। कभी कभी ये भी तो आ जाता है सेंट्रीफ्यूगल, सर हमें समझ ही नहीं आता है क्या है सेंट्रीफ्यूगल, कब लगाना है, या तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, उसको मास से इंटू कर देंगे तो ही तो क्या हो जाएगा, हमारे पास फोर्सेस आ जाएंगे ना। तो इसलिए सेंटीपिटल एक होता है तुम्हारा जो सेंटर के अलोंग लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। या तो अभी के लिए एक्सेलरेशन से पढ़ लेते, फोर्स में बस हमें मास इंटू एक्सेलरेशन करना है। देखो सेंट्रीफ्यूगल होता है एक, और एक सेंटीपिटल होता है। ये सेंट्रीफ्यूगल क्या है तो देखना, ये सबको समझ नहीं आता है। देखो, जो तुम्हारा एक्सेलरेशन होता है ना, जो तुम्हारा एक्सेलरेशन होता है वो फ्रेम डिपेंडेंट है। ठीक है, फ्रेम डिपेंडेंट है कि तुम कौन सा फ्रेम से देख रहे हो, फ्रेम डिपेंडेंट कि तुम कौन सा फ्रेम से देख रहे हो वो डिपेंड करता है। ठीक है, वो मैटर करता है। तो हमारे पास उसके बाद आता है दो, अभी के लिए हमारे पास अभी दो एक्सेलरेशन आ रहा है, एक सेंटीपिटल होता है और इधर से तुम देखोगे एक सेंटीफ्यूगल आ रहा है। तो दोनों ही क्या है, इधर पे फ्रेम के वजह से अलग अलग आ रहा है, दोनों सेम ही चीज है, दोनों इक्वल चीज है। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सिर्फ अलग अलग आएगा, क्यों, क्योंकि तुम फ्रेम अलग अलग से देख रहे हो। अच्छा क्या है सर ये फ्रेम का कहानी? ठीक है, हो सकता है कि तुम
फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो भी तुमने बनाया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो तुमने बनाया उसमें तुम्हें पता है कि दो फ्रेम आता है। एक आता है इनर्शियल फ्रेम, आईएफ बोलते थे हम लोग, और एक आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, एनआईएफ। ठीक है, एक आता है इनर्शियल फ्रेम और एक आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। अगर इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हो तो तुम ऐसे बोल लो कि सोचो कि कोई चीज चल रहा है, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम मतलब, और तुम बाहर से उसको देख रहे हो, कोई चीज चल रहा है और तुम उसको बाहर से देख रहे हो, तभी तुम्हें क्या यूज करना है, तभी तुम्हें सेंटीपिटल यूज करना है, मतलब सेंटर के डायरेक्शन में। तब तुम्हें क्या करना है, सेंटर के डायरेक्शन में सेंटीपिटल यूज करना है। तभी तुम्हें सेंटर के डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा। सोचो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका जो भी सेंटर होगा, सेंटर के डायरेक्शन में ऐसे लगाएंगे, ठीक है। और अगर तुम इसके अंदर बैठ जाते हो, ठीक है, यही है, जैसे कि हमारे पास अगर ये है सर्कुलर मोशन, ठीक है, अगर हमारे पास ये सर्कुलर मोशन है, तो इस सर्कुलर मोशन में अगर तुम क्या करोगे, सर वीवी दे देता हूं। अगर तुम इसको बाहर से देख रहे हो, अगर तुम इसको बाहर से देख रहे हो, ठीक है, ये बाहर हो गया, देखो तुम बाहर से इसको देख रहे हो, मतलब तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम से इसको देख रहे हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम से अगर तुम इसको देख रहे हो तो हमेशा क्या करोगे, हमेशा तुम क्या करोगे, हमेशा तुम्हें इसका सेंटर में ही तुम्हें क्या देना पड़ेगा, हमेशा इसका सेंटर में ही तुम क्या दोगे, हमेशा इसका सेंटर में तुम एक्सिलरेशन दोगे, दैट इज नोन एज एसी, ठीक है, क्योंकि तुम बाहर से देख रहे हो। लेकिन अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने तुम्हें इसके ऊपर बिठा दिया, ठीक है, अभी तुम इसको ऊपर से देख रहे हो, इसके ऊपर बैठ के देख रहे हो, ठीक है, दूसरा दूसरा फिगर बना लेते हो, इसके ऊपर से बैठ के देख रहे हो। अगर तुम इसके ऊपर से बैठ के देख रहे हो, कोई देख रहे हो, ठीक है, इसके ऊपर बैठ के, इसके ऊपर बैठ के मतलब इस पार्टिकल के ऊपर बैठ के इस पार्टिकल को देख रहे हो, ठीक है, पूरा सर्कुलर मोशन में तुम क्या किया, तुम एनआईएफ में आ गए। कहाँ पे आ गए तुम, एनआईएफ, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम आ गए। नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा बताओ, क्योंकि तुम फ्रेम में बैठ गए, एनआईएफ में बैठ गए, अभी तुम्हें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताना पड़ेगा, मतलब तुम इस पे ऑपोजिट में बाहर की तरफ तुम क्या लगाओगे, एसी लगाओगे, बट ये एसी का नाम अभी क्या होगा, सिर्फ सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल का नाम हम लोग ने उसको दे दिया। क्या नाम दे दिया इसको, सेंट्री, समझ आ गया, शायद आज तुम्हें समझ आ गया होगा। सेंटर से दूर, सेंटर से दूर, सेंटर से दूर तुम्हें क्या देना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल। अगर तुम एनआईएफ में बैठ गए, अगर तुम एनआईएफ में बैठ जाते हो, ठीक है, एनआईएफ में बैठ जाते हो मतलब जो फ्रेम भी जैसा भी चल रहा है उसके ऊपर अगर बैठ के तुम देख रहे हो उसको, तो तुम्हें सुडो फोर्स लगाना पड़ता है, और वो सुडो फोर्स के लिए जो एक्सेलरेशन आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे। लेकिन सेंटीपिटल क्या होगा, अगर तुम आईएफ से देख रहे हो, मतलब आईएफ मतलब इधर पे क्या हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हो, इनर्शियल फ्रेम से अगर तुम, जैसे कि सोचो हमारे पास अर्थ है, अर्थ से हम लोग अगर अर्थ को देख रहे हैं तो हम पे लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन अगर मैं बाहर से अर्थ को देख रहा हूँ, ठीक है, सोचो मैं मून में हूँ, मून से मैं अर्थ को देख रहा हूँ, मून से अगर मैं अर्थ को देख रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अर्थ में सेंटर की तरफ, मतलब क्या है सर, अर्थ, अर्थ है और सन है, अर्थ सन के अबाउट क्या कर रहा है, रिवोल्यूशन ले रहा है। तो ये जो रिवोल्यूशन हो रहा है, अर्थ का जो ये रिवोल्यूशन हो रहा है, तो अगर मैं बाहर से देखूं तो मुझे लगेगा कि अर्थ के ऊपर का जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है वो अंदर की तरफ लगा होगा, क्योंकि मैं बाहर से देख रहा हूँ, ठीक है। अगर अर्थ से बैठ के मैं अगर देख रहा हूँ तो अर्थ के ऊपर ये सन, ये अर्थ, अर्थ के ऊपर, क्योंकि मैं अर्थ के ऊपर बैठ गया तो मैं इनर्शियल फ्रेम में आ गया और नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया, तो मुझे इसके ऑपोजिट मतलब सेंट्रीफ्यूगल लगाना पड़ेगा, ठीक है। सोचो मैं कार चला रहा हूँ, ठीक है, कार अगर मैं चला रहा हूँ और एक सर्कुलर टर्न आ गया तो सर्कुलर मोशन कर रहा हूँ, तो सर्कुलर मोशन के टाइम अगर कोई बाहर से मुझे देख रहा है, इस कार को देख रहा है, तो कार पे सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लगाएगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन मैं तो अंदर हूँ, मैं ड्राइवर होके, मेरा अगर एफबीडी मैं खुद बनाऊँ तो क्योंकि मैं अंदर हूँ तो मैं, मेरा जो एक्सेलरेशन है वो बाहर की तरफ दिखाऊंगा, मतलब सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन या तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर पे अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन बाहर से अगर किसी ने इसको देखा तो वो हमेशा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन देगा, सेंटीपिटल फोर्स लगाएगा सेंटर की तरफ। लेकिन मैं अगर अंदर से देख रहा हूँ तो मैं सेंट्रीफ्यूगल लगाऊंगा बाहर की तरफ। आई होप तुम्हें इतना कन्वर्सेशन समझ आ गया, क्योंकि दोनों सेम होता है, मैग्नीट्यूड वाइज भी अगर देखोगे तो सेंट्रीफ्यूगल भी तुम्हारा इतना ही होगा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल और सेंटीपिटल सेम होगा, इतना ही होगा, ठीक है। बहुत आर इधर पे इसको सेंटी
पिटल बोल लो या तो सेंट्रीफ्यूगल बोल लो, दोनों ही बराबर है। ठीक है, दोनों का इधर मैग्नीट्यूड अगर देखोगे बराबर है, सिर्फ दोनों फ्रेम के साथ क्या होता है, वेरी होता है, नाम वेरी हो जाता है। ठीक है, डायरेक्शन भी वेरी हो जाता है। ठीक है, डायरेक्शन देखो इसका बाहर लगता है सेंटर के ऑपोजिट, और इसका देखो सेंटर के तरफ लगता है। ठीक है, बस इतना ही है। चलो आगे। आगे हमें पढ़ना है सेंटीपिटल फोर्स के बारे में। तो सेंटीपिटल फोर्स का तो अभी तुम्हें डेफिनेशन वगैरह तो अभी पता ही है तुम्हें। तो देखो सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हमें पता है। ठीक है, दैट इज वी स्क्वायर बाई आर, या तो ओमेगा स्क्वायर आर लिखो, तुम्हारा मर्जी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और डायरेक्शन के लिए तुम क्या करो, डायरेक्शन के लिए तुम आ जाओ और साइड में लिख दो टुवर्ड्स सेंटर। क्या लिख दो तुम, टुवर्ड्स सेंटर लिख दो। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गया। उसी तरह सेंटीपिटल अगर मुझे फोर्स चाहिए, क्या चाहिए मुझे, सेंटीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का भी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेम ही होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ही तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन होता है। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स को तुम लिख सकते हो एम, ऐसे लिख सकते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन। बट इधर पे एक्सेलरेशन का वैल्यू तुम्हें पता है, इसलिए एम वी स्क्वायर बाई आर ऐसे लिखते हैं हम लोग इसको। ठीक है, एम वी स्क्वायर बाई आर इसको लिखते हैं, या तो वी स्क्वायर की जगह में जब वी इजिकल टू आर ओमेगा यूज करोगे तब आएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। दोनों इधर से तुम कर सकते हो सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल क्या हो जाएगा, सेम। ये तुम्हारा सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल दोनों ही हो सकता है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो सकता है, सेंट्रीपिटल हो सकता है, एंड यही तुम्हारा क्या हो सकता है, सेंट्रीफ्यूगल भी हो सकता है। ये कब होगा, जब तुम आई एफ से देखोगे। ठीक है, बाहर से देखोगे टुवर्ड सेंटर लगेगा, ये फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड सेंटर लगेगा। ठीक है, और ये जब तुम एनआईएफ से देखोगे, मतलब जहाँ जो घूम रहा है उसके ऊपर से अगर देखोगे, आ, जो घूम रहा है उसके ऊपर बैठ के अगर तुम उसको देखोगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है ना, बात सही है। अच्छा, अब देखो मैं सिचुएशन कुछ, अगर रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स टुवर्ड सेंटर इज नोन एज सेंटीपिटल फोर्स। अभी जैसे कि सेंटीपिटल फोर्स हमेशा, देखो इधर पे मैंने अभी दिखाया उसका कुछ, मैं इधर पे इक्वेशंस दिखाऊंगा तुम्हें, तो तुम्हें समझ आएगा कि जो भी चीज हो रहा है वो सेंटीपिटल फोर्स की वजह से इधर पे क्या हो रहा है, जो भी तुम्हारा सर्कुलर मोशन हो रहा है वो सेंटीपिटल फोर्स की वजह से हो रहा है। सेंटीपिटल फोर्स अगर नहीं होता तो सर्कुलर मोशन नहीं होता। तो तुम्हें यही बताना है इधर पे कि कोई भी अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो इधर पे इसका जो मीनिंग है सेंटीपिटल फोर्स का, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब सेंटर के तरफ जो भी फोर्स इधर पे एग्जर्ट हो रहा है, सेंटर के तरफ जो भी फोर्स आ रहा है, 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, 40 आ रहा है, जो भी आ रहा है, वो अगर सेंटर के तरफ आ रहा है तो, और इस फोर्स की वजह से ये क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन अगर फॉलो कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, वो सेंटीपिटल फोर्स। तो एफ सी का भी डायरेक्शन अगर तुम देखोगे, एफ सी वेक्टर का भी डायरेक्शन देखोगे, वो तुम्हारा सेंटर की तरफ आ रहा है, और वो भी तुम्हारे साथ साथ क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, क्योंकि ऐसी वेरी हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन तो लिख दिया, बट ये क्या हो रहा है, वेरिएबल है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, हर एक पॉइंट में डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसलिए अगर ट्रू फॉल्स में अगर कभी भी आ गया तो डायरेक्शन लिख देना कि डायरेक्शन वेरी हो रहा है, जिसके वजह से वो वेरिएबल है। ठीक है, वो वेरिएबल है, उसका वैल्यू क्या होगा, वैल्यू उसका देख लोगे, तो इसका वैल्यू अगर तुम देखोगे ना, तो यू सी एम में कांस्टेंट रहेगा। यू सी एम में अगर देखोगे तो मैग्नीट्यूड, अगर देखोगे मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड उसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा यू सी एम में। नॉन नॉन में तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी हर पॉइंट में चेंज होगा, तो स्पीड हर एक पॉइंट में चेंज हो रहा है, स्पीड अगर हर एक पॉइंट में चेंज हो रहा है, तो v का वैल्यू हर एक पॉइंट में चेंज होके एफ सी का वैल्यू एन यू सी एम में क्या होगा, हमेशा अलग अलग आएगा, हर पॉइंट में अलग अलग एफ सी लगेगा। लेकिन अगर तुम देखोगे यू सी एम में, तो हर एक पॉइंट में v कांस्टेंट होता है, v का मतलब v का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, तो इसलिए एम वी स्क्वायर बाई आर हर जगह में कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए यू सी एम में कांस्टेंट होगा मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन तो तुम्हारा उसका वेरिएबल है, देखो डायरेक्शन हर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, हर एक पॉइंट में चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अभी मुझे ये समझाना था तुम्हें कि कभी तुमने ऐसा किया होगा, कभी तुमने ऐसा किया होगा ना, कि तुमने एक, ठीक है, एक तुम्हारे पास इधर से स्प्रिंग लिया, ठीक है, और एक बॉल है इधर पे, या तो स्टोन है, ये स्टोन को तुमने ऐसे घुमाया। ठीक है,
और ये तुम्हारा हाथ है, ठीक है। हाथ को फिक्स करके तुमने स्टोन को ऐसे घुमाया, और ये क्या है, ये तुम्हारा उसका मोशन का पाथ, ठीक, ये सर्कुलर पाथ ऐसे बना रहे हो, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर पाथ तुमने ऐसे बनाया, कैसे बनाया समझ आया, कैसे बना रहा, ऐसे हाथ ले लिया, हाथ में एक तुमने क्या ले लिया, स्टोन ले लिया, उसको थ्रेड से ऐसे कनेक्ट कर दिया और ऐसे ऐसे घुमाया, ठीक है, ऐसे घुमाते हो कभी ना कभी। तो ये जो स्टोन है, ये एक्चुअली सर्कुलर मोशन कर रहा है अभी, देखो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। बात ये है, ये सर्कुलर मोशन क्यों कर रहा है, सर्कुलर मोशन करने के लिए पहली बात सेंटीपिटल एक्सेलरेशन रहना चाहिए, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा तो इसका मतलब सेंटीपिटल फोर्स रहेगा ही हमेशा। तो ऐसे 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 अगर घुमाते हम लोग तो वो सर्कुलर मोशन करता रहता है, ऊपर से अगर देखोगे तो पूरा सर्कल सर्कल दिखेगा तुम्हें। तो वो सर्कुलर मोशन इसलिए करता है क्योंकि उसका सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, और ये स्टोन के लिए अगर एफबीडी बनाओगे तो एफबीडी में तुम्हें दिखेगा कि सेंटर की तरफ एक फोर्स आएगा, एंड दैट सेंटर की तरफ फोर्स को ही हम लोग बोलेंगे इधर पे टेंशन। इधर पे टेंशन ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेंटीपिटल फोर्स। मतलब हमें ये समझना है सेंटीपिटल फोर्स कुछ नया फोर्स नहीं है जो एडिशनल ऐड हो रहा है, नहीं। सेंटीपिटल फोर्स एक ऐसा नया फोर्स नहीं है जो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, नहीं नहीं, वो बॉडी अगर एक सर्कुलर मोशन कर रहा है तो तुम्हें ही पता होगा टेंशन नॉर्मल कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा, नॉर्मल भी हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, एक्सटर्नल फोर्स का कोई कंपोनेंट हो सकता है, बट कोई ना कोई कंपोनेंट या तो कोई ना कोई फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा होगा, और जो पूरा बॉडी को सर्कुलर मोशन करवा रहा है, समझ आया। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा उसको सेंटीपिटल फोर्स बोलेंगे। जैसे कि इधर पे टेंशन का वैल्यू अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का mv² हो जाएगा, समझ आया। तो ये बात तुम्हें इधर पे याद रखना था, दैट इज इधर पे टेंशन, इधर पे सेंटीपिटल फोर्स बन रहा है, ठीक है। और दिखाता हूँ, देखो ऐसे भी हो सकता है ना, कभी तुमने ये किया कि नहीं, कि इधर से तुमने एक स्टोन पकड़ा, एक पहले ये मान लो, ये सोचो कि फिक्स है तो तुम्हारा हाथ है, ठीक है, और इधर से तुमने एक स्टोन लेके थ्रेड लेके इसको घुमाना स्टार्ट किया, तो फिर से घुमाना स्टार्ट किया, ठीक है, बट इसको अभी तुमने ऐसे घुमाया, ठीक है। ये सब हमें पढ़ना है, सर ये कहाँ पे पढ़ेंगे, हाँ ये सब हमें डायनामिक्स में पढ़ना है, ठीक है। ये सब हम लोग डायनामिक्स में पढ़ेंगे, जो भी अभी एग्जांपल दे रहा हूँ ना, ये सब डायनामिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ये इसको बोलते हैं कॉनिकल पेंडुलम, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे इसको। और तुमने इसको ऐसे ऐसे घुमाया, समझा, ऐसे घुमाया, ये है पाथ, ये है पाथ जो तुमने ऐसे ऐसे घुमाया उसको, ठीक है, ऐसे ऐसे इसको घुमाया, एक सेकंड। तो मैं क्या बता रहा था तुम्हें कि एक थ्रेड है और ये तुम्हारा एक स्टोन है, ठीक है, तुम इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है। ये है तुम्हारा थ्रेड, और इसमें स्टोन लगा के तुम इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है। तो इधर पे फिर से हॉरिजॉन्टल सर्कल बनेगा, ठीक है, इस प्लेन में एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बनेगा। तो ये जो सर्कल जो बन रहा है ना, मतलब इसको अगर देखोगे 3D में, 3D में अगर देखोगे तो ये ऐसे दिखेगा, इधर पे भी रह सकता है, इधर पे रह सकता है, ठीक है, कहीं पे भी ये रह सकता है, 3D में दिखा रहा हूँ, इधर पे भी तो हो सकता है, ये एक्चुअली ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें ये सर्कुलर मोशन क्यों कर रहा है, सर्कुलर मोशन करने के लिए एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आना है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन मतलब सेंटीपिटल फोर्स आना ही चाहिए सेंटर की तरफ में। तो इसका सेंटर अगर देखोगे तो ये बन जाएगा। तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है जो रेस्पॉन्सिबल है इसको घुमाने के लिए, ठीक है, सेंटर की तरफ कौन रेस्पॉन्सिबल है इसको घुमाने के लिए। तो तुम देखोगे इधर पे एक आएगा टेंशन टी, इधर पे आ रहा है एक टेंशन टी, कोई ना कोई सेंटर में है जिसके वजह से ये घूम रहा है, ठीक है, कोई ना कोई एक फोर्स है। और मैंने क्या किया, मैंने ये मान लिया कि इसको ऐसे तोड़ दो, देखो एक सेंटर की तरफ आ रहा है कि नहीं, यस। तो ये अगर थीटा है, ठीक है, पूरा बीच में से ये अगर थीटा है तो ये भी तो थीटा हो जाएगा। तो टी का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा टी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा दैट इज टी साइन थीटा, आएगा इधर टी साइन थीटा। मतलब इधर पे टी साइन थीटा सेंटर की तरफ लग रहा है, और कोई फोर्स नहीं है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, बट टी साइन थीटा इधर पे सेंटर की तरफ लग रहा है, इसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं टी साइन थीटा इधर पे सेंटीपिटल फोर्स है। और ये जो टी साइन थीटा है यही तुम्हारा सेंटीपिटल फोर्स है, और इसको ही हम लोग क्या कर सकते, तो हम लोग लिख सकते, क्या लिख सकते हैं इसको, mv²/r, ठीक है। तो टी साइन थीटा को इस बार हम लोग क्या लिख सकते हैं, mv²/r,
ठीक है, इसको ही हम लोग इस बार क्या लिख सकते हैं, एम वी आर के बराबर लिख सकते हैं। टी साइन थीटा को इस बार एम वी स्क्वायर बाई आर के वजह बराबर लिख सकते हैं। मतलब ऐसा कोई ना कोई एक फोर्स होगा जो सेंटर की तरफ लग रहा है, या तो एक नहीं दो तीन भी फोर्स हो सकते, बट सेंटर की तरफ लगना चाहिए, और सेंटर की तरफ अगर लग रहा है तो वो क्या आ जाएगा, सेंटीपिटल फोर्स आ जाएगा, का नाम ही हो जाएगा सेंटीपिटल फोर्स। ठीक है, जैसे कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी के लास्ट में, अगर तुम देखोगे, ठीक है, कि सोचो इस पॉइंट से कोई भी एक स्टोन है, ठीक है, अभी ये स्टोन को तुमने ऐसे सर्कुलर मोशन करवाया, समझ आया क्या बात, तुम एक स्टोन लिया, ठीक है, तुमने एक स्टोन लिया और इस स्टोन को तुमने सर्कुलर मोशन दिया, बट ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, वीसीएम का बात कर रहा हूँ, वीसीएम का बात सर के क्या हो गया, वीसीएम मतलब देखो ऐसा है, ठीक है, इधर पे स्टोन है और इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, मतलब इसी एक्सिस में इसको घुमा, तुम्हारे तरफ से अगर देखोगे सर्कल बनेगा, ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, तो एक स्टोन लेना पड़ेगा, इधर पे स्टोन, ये थ्रेड है, और इसको इधर से कुछ वेलोसिटी देना पड़ेगा सो दैट ये पूरा ऐसे घूम जाए, ऐसे ऐसे इससे ऐसे ऐसे, ठीक है, इसको वीसीएम बोलते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग, बात नहीं है। तो ये जो इसका जो अभी मोशन होगा ना, ये जो इसका पाथ होगा, ये कौन सा पाथ होगा, ठीक है, ये कौन सा पाथ हो रहा है वो देख लेते चलो। ये आ रहा है तुम्हारा टेंशन टी, ठीक है, इधर पे आएगा इसका एम जी। सर एम जी क्यों लिख रहे, इतना टाइम से नहीं लिखा, इतना टाइम से भी मैं लिख सकता था, बट एम जी का कंपोनेंट ये 90 डिग्री में उसका सेंटर से, तो लगेगा नहीं, इसमें भी एम जी लिखने का कोई मतलब नहीं है। तुम अगर किसी भी पॉइंट में जाके देखोगे ना, किसी भी पॉइंट में जाके देखोगे, एम जी सही है, इधर पे आ रहा है एम जी, ठीक है, किसी भी पॉइंट में जाके देख लो, एम जी इधर पे थीटा है, ठीक है, इधर पे ये जो एंगल है वो मैंने थीटा ले लिया। अच्छा, किसी भी पॉइंट में जाके अगर देखोगे ना, तो ये टेंशन है टी, सेंटर की तरफ यही लग रहा है, बट इस जगह पे ये जो एम जी का जो कंपोनेंट है ना, ये थीटा होने से ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये थीटा होने से ये भी क्या हो जाएगा, जिसके वजह से इधर पे एम जी कॉस थीटा आ रहा है और इधर पे एम जी साइन थीटा आ रहा है, वो अलग बात है, बट एम जी कॉस थीटा, और देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जितना भी फोर्सेस है, देखो इधर पे एम जी का कोई जरूरत नहीं था, इधर पे भी एम जी का जरूरत नहीं था, मुझे पता है कि एम जी और सेंटर वो 90 डिग्री में है, कभी आएगा ही नहीं, बट इधर पे भी मैंने दिखाया कि एम जी का जरूरत है इधर पे, क्यों, क्योंकि कुछ एंगल बनने के बाद इधर टेंशन टी इधर लग रहा है, एम जी इधर लग रहा है, एम जी का एक कंपोनेंट आ रहा है जो टी को अपोज कर रहा है, दैट इज टी माइनस एम जी कॉस थीटा, इस बार आ जाएगा सेंटर की तरफ फोर्स, सेंटर वाला फोर्स अगर इस बार देखोगे ना, तो इधर पे एफ सी टी नहीं होगा, टी माइनस एम जी साइन थीटा, ऐसे करके मैं बहुत सारा एग्जांपल दे सकता हूँ, वो हम लोग डायनामिक्स में कर लेंगे, ठीक है। टी माइनस एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा नहीं सॉरी कॉस थीटा, देखो कॉस थीटा सेंटर की तरफ, सेंटर का ऑपोजिट लग रहा है, तो ये इसको क्या करेंगे, डी एक्सेलरेट करेंगे ना, तो इसलिए टी माइनस ये लेना पड़ेगा एम जी कॉस थीटा, और वही इस बार सेंटर की तरफ रिजल्टेंट फोर्स होगा, और इसको ही इस बार एम वी स्क्वायर बाई आर के साथ तुम क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि यही हमारा इस बार का क्या हो जाएगा, सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है, ये सब चीजें तुम्हें आना, ये सब चीजें तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। चलो, तुम्हें आई होप ये समझ आ गया, इधर पे 3 एग्जांपल मैंने दिया है, तीनों में से मैंने तुम्हें यही समझाने का ट्राई किया कि सेंटीपिटल फोर्स को निकालना कैसे है, सेंटीपिटल फोर्स को पकड़ना कैसे है, हमेशा ये होगा क्या वो होगा क्या, तो मैंने ये 3 एग्जांपल से बताया, और एग्जांपल और एक ले लो, चलो और एक याद आ रहा है अभी, तो और एक ले लो, जैसे कि ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, ठीक है, और बहुत सारा हो सकता है, ये है हमारे पास सन, ठीक है, और ये है हमारे पास अर्थ, तो नियर अबाउट ये जो अर्थ होता है ये सन के अबाउट सर्कुलर मोशन ही कर लेता है, ठीक है, एक्चुअली इलिप्टिकल करता है, बट अभी के लिए हम लोग सर्कुलर मोशन मान रहे, ठीक है, सो दैट तुम्हें पता है कि अर्थ का मास और सन का मास कितना होता है, मास वगैरह पता है तुम्हें, फोर्सेस लगता है उन दोनों के बीच में, ग्रेविटेशनल पुल, ये सब पता है ना, तो देखो ये हो गया इसका पाथ, ये हो गया इसका पाथ, अब देखो इस पाथ में ये तो ऐसे घूम रहा है, तो ये पाथ में भी अगर तुम देखोगे, तो क्योंकि ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन हो रहा है मतलब सेंटर की तरफ एक फोर्स होगा, तो ये जो सन का मास है वो एम है, अर्थ का मास को स्मॉल एम लिख रहा हूँ, तो इस पे ये जो अर्थ है
इस पे ये सान अपने तरफ एक लगा रहा है ग्रेविटेशनल पुल, दैट इज एफ जी। और एफ जी कितना था, आई होप तुम्हें याद है। एफ जी जो था वो हमारे पास था जी एम, मतलब एम वन एम टू पाई क्या था, आर स्क्वायर। लेट से दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर स्क्वायर है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर स्क्वायर है। और इसमें ही तुम्हारा, क्योंकि ये सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा है, इसको ही हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यही तुम्हारा हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर। ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर में ये भी हम लोग करेंगे, चाहिए होगा हमें। ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर में ये चाहिए होगा, यूज करेंगे हम। ठीक है, उसी तरह कुलम्बिक फोर्स जब क्लास 12 में जाओगे, क्लास 12 में भी क्या हो जाएगा, आ, हो सकता है कि एक प्रोटॉन है, एक इधर पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अराउंड घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा तब सेंटर की तरफ में है, इसलिए वो सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, तो एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं इधर पे। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स ही हो रहा है। सेंटीपिटल फोर्स, आई होप तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो सेंटीपिटल फोर्स अभी निकाल लोगे, क्योंकि सेंटर की तरफ नेट फोर्स निकालने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटीपिटल फोर्स। तो सेंटर में एक्ट हो रहा है और उसको एम बी स्क्वायर बाई आर से तुम क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। ओके, हाँ, अगर तुम्हें समझ आ गया, चलो क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। इफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल फॉलोज सर्कुलर मोशन v is equal to 2t square, find the net acceleration at t is equal to 3 if radius of circle is 1 मीटर। तो हमें नेट एक्सेलरेशन चाहिए, हमें क्या चाहिए, नेट एक्सेलरेशन। और तुम्हें पता है कि सर्कुलर मोशन में जो नेट एक्सेलरेशन होता है उसमें दोनों एक्सेलरेशन आता है, में दोनों एक्सेलरेशन आता है, दैट इज एटी भी आ जाता है और एसी भी आ जाता है। ठीक है, चलो, हमें तो ये दिया हुआ है ना, स्पीड का इक्वेशन दिया हुआ है। तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड अगर दिया हुआ है तो स्पीड को हमें पता है कि डिफरेंशिएट अगर करेंगे 2t स्क्वायर, ये स्पीड को अगर डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर हम लोग करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें 80 मिल जाता था, याद है क्या, 80 मिल जाता था। तो इसके वजह से हम लोग 80 ऐसे ही निकाल लेंगे, डायरेक्ट इसको क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करने से हमें मिल जाएगा 40, क्या मिल जाएगा, 80 का वैल्यू आ गया 4 इंटू टी। ठीक है, 80 का जो वैल्यू आ चुका है वो आ चुका है 4 इंटू टी। और फाइंड नेट एक्सेलरेशन एट टी इजिकल टू 3 सेकंड। तो 3 सेकंड में, क्योंकि हमें 3 सेकंड में निकालना है, तो 3 सेकंड में आफ्टर 3 सेकंड इसको 3 बिठा दो तो ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, और हमें चाहिए एसी भी चाहिए। एसी कितना हो जाएगा, एसी तो हमेशा वी स्क्वायर बाई आर, ओमेगा तो इधर दिया नहीं है तो वी स्क्वायर बाई आर निकाल लो, वी निकालो, वी कितना है 4t स्क्वायर है, बट हमें 3 सेकंड में चाहिए ना, तो 3 सेकंड में इसको 3 रख दो, 4 और ये हो जाएगा 9, तो 36 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो एसी का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 36 स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, आर मतलब रेडियस, रेडियस इधर पे कितना दिया है, 1 दिया है 1, तो 36 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, यही आ रहा है। ठीक है, 3 सेकंड ज़्यादा दे दिया है और हाँ वैल्यू आ, तो 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर में t का वैल्यू इधर पे 3 दिया था, 3 स्क्वायर इज 9 और 4, तो 36 मीटर पर सेकंड आया है। और एसी के जगह में ये बिठा दो, तो एसी भी हमें मिल चुका है, एटी भी हमें मिल चुका है। और एसी एटी का, एसी और एटी में से ही तुम क्या कर सकते हो, एन एट निकाल सकते हो। एन एट इधर पे आ जाएगा 80 स्क्वायर, एटी कितना है 12 है, तो 12 स्क्वायर। और एसी कितना है 36 का स्क्वायर था पहले से, और मैंने और एक्स स्क्वायर लगा दिया, जितना भी आंसर आया वही आंसर आएगा। बट करना क्या है वो तुम्हें समझ आ गया होगा। स्पीड का इक्वेशन अगर दिया है उसको डिफरेंशिएट करने से हमें हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। और 80 एक बार आ गया तो एसी निकालना तो सिंपल बात है कि स्पीड स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो स्पीड कैसे निकालोगे, स्पीड का इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें जो भी टाइम बताया गया है उसको बिठा दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल फॉलो सर्कुलर मोशन, फिर से ये स्पीड दिया हुआ है, फाइंड नेट एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड, रेडियस ऑफ सर्कल इज दिस। 1 सेकंड में निकालना है, चलो निकालते हैं फिर से। तो हमें पता है कि 80 जो आएगा वो आ जाएगा डी वी बाई डी टी, ये इसका मतलब है स्पीड। तो स्पीड तो इधर पे दिया हुआ है, तो डी बाई डी टी ऑफ स्पीड का वैल्यू इधर पे लिखो, स्पीड का वैल्यू है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। ठीक है, इसको अगर देखोगे तो 2t प्लस 2 और ये तो जीरो ही है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 80।
एटी आ गया हमारे पास, ठीक है, बट हमें चाहिए 1 सेकंड में। तो इन 1 सेकंड अगर हम लोग देखेंगे, इन 1 सेकंड अगर हम लोग देखेंगे तो एटी इज इक्वल टू 1 सेकंड अगर इधर बिठाओगे तो ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एटी हमें मिल चुका है। एसी अगर हमें निकालना है तो एसी हमारे पास आ जाएगा v² बाई आर। ठीक है, अभी v चाहिए हमें, तो v एट 1 सेकंड निकाल लो। एट 1 सेकंड अगर इसको देखोगे तो 1² 2 + 2, ठीक है, टी के जगह में 1 बिठा दिया तो ये आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। तो ये 5 अगर इधर पे बिठाओगे तो ये आ जाएगा 25 बाई आर के जगह में आर इज 1। ठीक है, तो एसी का वैल्यू आ गया 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एन एट जितना भी आने वाला है वो आएगा √80² प्लस एसी² ओवर 80² प्लस एसी²। एटी कितना है? 4² और एटी कितना है? 25 का। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेना, आता है तुम्हें, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आंसर बता देना। ठीक है, तो एटी और एसी निकालो और एन एट आराम से आ जाएगा, ये इधर से हम लोग ने समझा है। ठीक है, अच्छा, कभी कभी इसका ओमेगा दिया रहता है, देखो स्पीड ऑफ द पार्टिकल, एंगुलर स्पीड दिया हुआ है इस बार। ठीक है, ओमेगा दिया हुआ है, तो फाइंड नेट एक्सेलरेशन अगर पूछ लिया तो कैसे करेंगे? तो हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू, ठीक है, ओमेगा अगर दिया है तो कैसे डील करेंगे? तो ओमेगा अगर दिया है तो हम लोग आराम से डील कर सकते हैं। कैसे डील कर सकते? देखो एटी निकालना है ना, एटी तो आर अल्फा भी होता है, वो कैसे कब यूज करेंगे? तो अभी इसको यूज करना पड़ेगा कि d⍵/dt अल्फा आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 10t। कितना आ जाएगा? 10t। और हमें चाहिए 1 सेकंड में, तो हमें एटी चाहिए। एटी एटी क्या होता है? एटी तो आर अल्फा भी होता है ना, हमेशा थोड़ी वी का डिफरेंशिएट करोगे, मतलब स्पीड का डिफरेंशिएट करोगे, कभी कभी आर अल्फा भी तो यूज कर सकते हैं। तो अल्फा निकाल लिया, अल्फा अगर आ गया तो आर के जगह में कितना है? 1 है क्या? आर के जगह में 2 मीटर, और अल्फा के जगह में 10t। पर टाइम अगर देखोगे तो हमारे पास दिया हुआ है 1 सेकंड। 1 सेकंड अगर दिया हुआ है तो ये 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा एटी का वैल्यू। एटी मिल चुका है। एटी अगर आ चुका है तो एसी निकालना है, एसी। तो एसी को कभी कभी ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ω² भी तो लिख सकते हैं, हमेशा v²/r थोड़ी लिखोगे, ω²r लिख दो, तो ओमेगा निकाल लो इन 1 सेकंड। ओमेगा जो भी आया है उसको 1 सेकंड में निकाल लो, तो कितना आ जाएगा ओमेगा? ओमेगा इन 1 सेकंड अगर देखोगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 और 1² प्लस 10, तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, तो ω²r अगर करोगे तो 15² इंटू आर अगर देखोगे 2, तो 225 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 50, 450 आ जाएगा, और ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एसी भी आ गया हमारे पास, एटी भी आ गया हमारे पास। तो हमें बस अभी क्या करना है? एन एट निकालना है। तो एन एट आ जाएगा हमारे पास √80² प्लस एसी स्क्वायर। सब कुछ ऐसे दिया रहता है, बस इधर पे पुट करना होता है और आंसर निकालना होता है। ठीक है, तो इस जगह पे तुम इधर पे बिठा देना। कितना आएगा? एटी आया था तुम्हारा 20, ओमेगा आया था 20² और प्लस इधर पे अगर देखोगे एसी, एसी आया था हमारे पास 450 का स्क्वायर। ठीक है, तो एटी और एन एट, एटी एसी और एन एट कैसे निकालना है उसका मैंने ब्रीफ तुम्हें समझा दिया कि कैसे होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो नेट का कुछ क्वेश्चंस। A particle is executing uniform circular motion with velocity v and acceleration a. Which of the following is true? ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या है? एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूसीएम देखो एक बार रिवाइज कर लेते। यूसीएम, यूसीएम में होता क्या है वो पहले एक बार रिवाइज कर लेते। यूसीएम में हमें पता है कि स्पीड जो होता है ना वो कांस्टेंट रहता है, स्पीड कांस्टेंट रहता है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, बट जो डायरेक्शन होता है वो वेरिएबल होता है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? वेरिएबल होता है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? वेरिएबल होता है। बस इतना ही याद रखना है तुम्हें। चलो देख लेते। ठीक है, v इज अ कांस्टेंट, v इज अ कांस्टेंट। ठीक है, हो सकता है
ए इज नॉट कांस्टेंट, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ए तो, अच्छा ए तो नॉट कांस्टेंट होता है। चलो ए के बारे में बात कर लेते हैं कि ए होता है तुम्हारा वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्म है तो वी तो सेम आएगा, तो सेम का स्क्वायर बाई आर, हर पॉइंट में सेम आएगा वी, तो सेम स्क्वायर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर भी तो सेम ही आता है। तो मतलब आंसर तो सब पॉइंट का ऐसी अगर निकालोगे सेम ही आएगा, बट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी होने से उसका डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है ना, तो सब लिखा के दिया था मैंने। तो इसका तो डायरेक्शन चेंज होता है, एसी हमेशा हर पॉइंट में अलग अलग डायरेक्शन से लगता है सेंटर की तरफ से, सेंटर की तरफ में, इसलिए एसी हमेशा क्या होता है, वेरी होता है। ये हमेशा क्या होगा, वेरी होगा, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमेशा क्या होगा, वो वेरी करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ए इज नॉट कॉन्स्टेंट। यस, ए इज कॉन्स्टेंट नहीं है, नॉट कॉन्स्टेंट ही है। ठीक है, और वी इज कॉन्स्टेंट। यस, यूनिफॉर्म में वी कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ठीक है, वी इज नॉट कॉन्स्टेंट नहीं, वी अगर नॉट कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वी मतलब इधर पे वेलोसिटी बोल, विद वेलोसिटी बोल, वी मतलब इधर पे वेलोसिटी बोल रहा है, तो वेलोसिटी इज नॉट ए कांस्टेंट। देखो वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी हो रहा है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेरी हो रहा है, तो एज ए होल ये क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। एज ए होल तुम्हारा वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, तो मतलब वेरी हो रहा है मतलब कांस्टेंट नहीं है, तो वी इज नॉट ए कांस्टेंट, ए इज नॉट ए कांस्टेंट, ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट बता रहा है, लेकिन अगर तुम वेलोसिटी इधर वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी है वी, ठीक है, स्पीड नहीं है, वेलोसिटी है, तो अगर वेलोसिटी है, ये अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी तो वेरी हो रहा है और साथ में एक्सेलरेशन भी वेरी हो रहा है, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी इज कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी इज नॉट ए कांस्टेंट सही है, बट ए इज कांस्टेंट नहीं, ए भी इधर पे वेरी हो रहा है, दोनों वेरी होता है। ठीक है, मैंने पहले स्पीड समझा था इसलिए मैंने ऊपर वाला टिक कर दिया था, बट नहीं, ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देख लो अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बॉब इज व्हील्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल by means of string at an initial speed 10 rpm. If the tension in the string is quadrupled while keeping the radius constant, the new speed is, हमें न्यू स्पीड चाहिए। हमें देखो इधर पे क्या दिया है, एक बॉब है जिसको हमने हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाया है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो रहा है मतलब अगर ऊपर से देखेंगे तो पूरा सर्कुलर मोशन दिखेगा। तो मतलब क्या हो रहा है, ये सेंटर अगर है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल तुम्हें दिखाया था ना, एग्जांपल दिखाया था तुम्हें सेंटीपिटल फोर्सेस के एग्जांपल में, मैंने दिखाया था कि जब इधर पे एक स्टोन होगा, लेट से बॉल होगा, जो भी बॉब होगा, ठीक है, बॉब बोल दो, ठीक है, इस बॉब को जब तुम घुमाओगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल नहीं है, वर्टिकल में mg का कंपोनेंट आके क्या करता है, सेंटीपिटल फोर्स को चेंज करवा देता है। बट इधर पे देखो, इधर पे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब समझ आता है ना, हॉरिजॉन्टल मतलब ये जो प्लेन में जो घूम रहा है, ठीक है, दैट इज हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब ऐसा हो जाएगा, ऐसा घूमने वाला को हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे घूमेगा, तो ऐसे घूम रहा है, या तो सोच लो इसका प्लेन में घूम रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो घूम रहा है इसमें अगर तुम देखोगे ना तो नॉर्मल ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, क्यों नॉर्मल ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि ये टेबल है, एक टेबल के ऊपर देखो, हॉरिजॉन्टल मतलब प्लेन में, मतलब इसके प्लेन में, मतलब ये अगर एक टेबल होता, ठीक है, ये टेबल अगर होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे अगर इसका ये टेबल अगर होता है तो इधर पे सर्कुलर मोशन, इधर पे अगर सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है, सोचो हो रहा है, तो इसमें इसका जो नॉर्मल है वो तो ऊपर लगेगा। ठीक है, हर एक पॉइंट में नॉर्मल ऊपर लगेगा, इनके बीच में लग रहा है वो ऊपर लग रहा है, और यही नॉर्मल इसका mg को बैलेंस आउट कर रहा है। ठीक है, तो इसका mg कभी सेंटर की तरफ आ ही नहीं सकता, क्योंकि mg हमेशा देखो ऐसे ऐसे घूम रहा है, mg हमेशा नीचे। ठीक है, और क्योंकि एक टेबल है, नॉर्मल हमेशा ऊपर, तो क्या mg कभी सेंटर की तरफ आएगा, नहीं, वो 90 डिग्री में है, mg नीचे, सेंटर इधर पे ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो कभी mg का कंपोनेंट आ ही नहीं सकता। वही कंडीशन है इधर कि mg नीचे और n ऊपर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, बट ये फिर भी घूम रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास ये जो वेलोसिटी आ रहा है, वेलोसिटी का जो इधर जो चेंज आ रहा है, इधर जो चेंज आ रहा है वो ड्यू टू फोर्स, ठीक है, ड्यू टू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, और वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है ये टेंशन। जो टेंशन है ना वही तो सेंटीपिटल तुम्हारा फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो ये जो टेंशन है, इस टेंशन को हम लोग एफ बोल सकते हैं, और ये टेंशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, mv² बाई आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आरपीएम में दिया हुआ है, आरपीएम में अगर दिया हुआ है तो ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा आता है हमेशा 2 पाई न्यू आता है। ठीक है, तो 2 पाई
न्यू के जगह में हम लोग लिख सकते हैं आरपीएम मतलब 10/60 लिख सकते हैं ताकि आरपीएस में आ जाए। ठीक है, आरपीएस में आ जाने से ये फ्रीक्वेंसी है, ये इसको 2 पाई से इंटू करते हैं हम लोग हमेशा। ठीक है, बट ये करने का जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर भी आरपीएम में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो आरपीएम में ही आंसर दिया हुआ है तो आरपीएम में रख दो, दैट इज 10 रख दो, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई × 10 हो जाएगा। तो ओमेगा में लिखना पड़ेगा क्योंकि ओमेगा दिया हुआ है, तो ओमेगा अगर दिया हुआ है, ओमेगा में इसको क्या लिखेंगे, तो मैंने सिखाया था ना सेंटीमीटर में ही कि m ओमेगा स्क्वायर आर लिख दो। तो ये जो टेंशन है वही हमारा क्या है, सेंटीमीटर फोर्स है, और उसको हम लोग लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर आर। m ओमेगा स्क्वायर आर हम लोग अभी क्या करेंगे, ओमेगा हमें पता है, मास तो सेम ही रहेगा, आर अगर देखोगे आर भी इसमें सेम ही बता रहा है, इधर पे जितना है इधर पे उतना ही होगा। तो इधर पे दो सिचुएशन दिया हुआ है, एक सिचुएशन में क्या हो रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज क्वाड्रपल, मतलब पहला वाला सिचुएशन अगर देखो केस 1 में क्या हो रहा है, केस 1 में टेंशन है टी, ठीक है, और ओमेगा है हमारे पास 2 पाई × 10। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर है ना तो स्क्वायर कर देंगे, और रेडियस है आर। और केस 2 में अगर देखोगे, केस 2 में टेंशन के जगह में हमें क्या यूज करना पड़ रहा है, इधर पे क्वाड्रपल, मतलब टेंशन इधर पे हो गया 4 गुना टेंशन हो गया, तो रेडियस सेम है, तो m ओमेगा हमें चाहिए, ठीक है, और ये हो जाएगा r। ठीक है, ओमेगा हमें चाहिए, ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इनिशियल, अच्छा फ्रीक्वेंसी नहीं, ये डायरेक्ट ओमेगा दिया हुआ है, ये इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, अरे ओमेगा दिया हुआ है डायरेक्ट। ठीक है, ओमेगा अगर दिया हुआ है तो डायरेक्ट ओमेगा को ही 10 लिख देते, इनिशियल केस में ओमेगा दिया हुआ है। ठीक है, एक्चुअली ओमेगा जो होता है ना वो रेडियन पर सेकंड होता है एक्चुअली, बट ये क्वेश्चन में बता रहा है कि आरपीएम में दे दिया ओमेगा, क्योंकि इधर इनिशियल स्पीड लिखा हुआ है जो कि गलत है एक्चुअली, बट दिया है तो अभी मान लेते। और हमें फाइनल ओमेगा चाहिए, ठीक है, ये इनिशियल दिया हुआ है, फाइनल ओमेगा चाहिए, फाइनल मतलब केस नंबर 2 में, तो ये ओमेगा अगर दिया है तो हम लोग इधर पे ओमेगा को इधर पे 10 रखते हैं। एम तुम्हारा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर, और आर होता है। ठीक है, और 40 इजिकल टू क्या हो जाएगा, फिर से एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, अभी जो ओमेगा आएगा इंटू आर, एम आर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये चेंज हो गया 40 में, तो मुझे बताना है ओमेगा भी कितना होगा। तो ये देखो टेंशन के जगह में ये वैल्यू बिठा देते, तो 4 टी के जगह में कितना बिठाओगे, 4 टी मतलब टेंशन के जगह में कितना बिठाओगे, एम 10 स्क्वायर मतलब 100 इंटू आर इजिकल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, एम आर तो आ जाएगा ये 400 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा जो आ जाएगा वो आ जाएगा √400। 20 आरपीएम में लिखेंगे अभी, क्योंकि एक्चुअली रेडियन पर सेकंड में होना चाहिए, बट अभी आरपीएम में लिखेंगे क्योंकि हमारे ऑप्शन में भी सब कुछ आरपीएम में दिया हुआ है, तो 20 है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक्चुअली वो रेडियन पर सेकंड होना चाहिए था, बट वो आरपीएम में दिया हुआ है, तो हमने भी आरपीएम में ही आंसर दे दिया। ठीक है, क्योंकि आरपीएम में जो आता है वो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी आता है। चलो आगे, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल moving in a circle of radius r with uniform speed takes a time t to complete one revolution। ठीक है, अच्छा अगर एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसको टाइम लग रहा है t, तो टाइम कितना लग रहा है t, रेडियस है r, यूनिफॉर्म स्पीड लेट्स से मैं पकड़ लेता हूँ v। ठीक है, और टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में टाइम कितना लगता है, टाइम होता है, लेट्स से टाइम पीरियड को टी पकड़ रहा हूँ, टाइम होता है हमारे पास स्पीड और डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है 2 पाई r, और स्पीड कितना है v, ये हो गया तुम्हारा t। t होता है तुम्हारा 2 पाई r/v। तो क्या मैं इधर से v का वैल्यू निकाल सकता हूँ, v का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई r/t। ठीक है, चाहिए होगा, क्यों, क्योंकि हमें इधर पे नेक्स्ट अगर पार्ट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा, इफ दिस पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड, वही ये जो स्पीड है ना उस स्पीड से हम लोग ने उसको प्रोजेक्ट कर दिया एंगल थीटा में, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इज 4r। ठीक है, 4r, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज देन गिवन बाय, ठीक है, r मतलब ये जो रेडियस का 4 टाइम्स है। ठीक है, तो हो गया,
हमारे पास, क्योंकि ये जो वेलोसिटी हमने निकाला है ना, इस वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना के, हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बना के, ये थीटा बना के मैंने इसको फेंक दिया, और फेंकने के बाद मुझे ये पता चला कि ये जो मैक्सिमम हाइट है ना, ये मैक्सिमम हाइट है 4r, मतलब उसका जो भी रेडियस था वो 4। ठीक है, बस हो गया। एच मैक्स का हमें फॉर्मूला पता है, उसको यूज कर लो। एच मैक्स का जो फॉर्मूला आता है वो आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई, ये आता है ना। तो एच मैक्स हमें दिया हुआ है कि 4r है, और यू स्क्वायर, यू मतलब कितना वेलोसिटी से फेंका, दैट इज 2πr बाई टी, 2πr बाई टी का स्क्वायर, यू स्क्वायर हो गया। और साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, और बाई 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमें चाहिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा का वैल्यू चाहिए, तो थीटा का वैल्यू इधर से निकाल लो। सब चीज को एक साइड में लेके जाओ। ये इधर पे 4 आएगा, 4 4 कैंसिल करो, 2 उधर जाएगा, तो 2rg, साथ में 2 टी स्क्वायर, 2rg टी स्क्वायर आने वाला है। देखो 2g इधर से आएगा तो 2rg, या 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक r स्क्वायर आने वाला है। r स्क्वायर आएगा तो r एक्चुअली नीचे आएगा, r एक्चुअली नीचे आएगा 2g टी स्क्वायर पाई आर। बस इधर से कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, ये पाई स्क्वायर आएगा एक नीचे, पाई स्क्वायर नीचे आने वाला है, स्क्वायर ऊपर जाएगा, 4 कैंसिल आउट हुआ, पाई स्क्वायर नीचे आया, आर स्क्वायर कैंसिल होके आर नीचे आया, और हमारे पास इधर पे इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। तो इस जगह से साइन स्क्वायर जब करोगे, स्क्वायर जब करोगे, तो टी बाई पाई निकल जाएगा, बाकी सब तो रूट में ही रह जाएगा ना, 2g/r। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा साइन थीटा। तो थीटा जो भी आ रहा है वो आ रहा है साइन इनवर्स t/पाई। ठीक है, पर चेक कर लेना ऑप्शन 2g/r। ठीक है, जैसा भी हो ऑप्शन को चेक कर लेना और ऑप्शन को मैच करा लेना, तो इजी है। तुम्हें बस इधर पे प्रोजेक्टाइल के साथ सर्कुलर मोशन को क्या किया, मिक्स किया, कि इसमें जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसका जो स्पीड होगा वो स्पीड से ही हम लोग ने इसको फेंका है, और इसका जो भी एच मैक्स है वो 4r के बराबर है। तो तुम्हें बस वो वेलोसिटी निकाल के इधर पे पुट करना था, और ये वेरिएबल में ही ऐसा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप तुम्हें पूरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लग रहा है ये सीरीज। और कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट जरूर करो, हमारा हेल्प जरूर करेंगे, और पूरा चीज़ को रिवाइज करते रहो, और रिवीजन में अगर कोई डाउट आ रहा है तो भी हमें बताओ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।